अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ जी मैम, आपकी आवाज़ क्लियर है। ओके। तो आज का हम अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के साथ आईकुड ग्रुप के। आईकुड ग्रुप का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। तो हम अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों की नॉलेज के साथ हम कुछ लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करते हैं। आईकुड ग्रुप का जो मिशन है, तो जो हमारा मिशन है वो है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना। मार्केट में जो हाईटेक स्किल्स हैं, डिमांड है, अपने स्टूडेंट्स के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाना, उनको उन मार्केट और स्किल्स में इस तरह से उनके स्किल्स को डेवलप करना कि वो मार्केट में अपने आप को शाइन कर सकें अपनी स्किल्स के साथ। इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप करवाना वेबिनार और इंटरनेशनल हैकाथॉन्स की शक्ल में। आईकुड गुरु का फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? आईकुड गुरु के दिन में 10 सेशन होते हैं, एक वीकली वेबिनार होता है और 2 हफ्ते में वर्कशॉप्स होती हैं। इसके अलावा आईकुड गुरु पे लीड कोड की सेशंस होते हैं, फिर आर्ट्स और जीआरई की कोर्सेज रन किए जाते हैं। और जो नॉन सीएस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, नेचुरल साइंसेज के और सोशल साइंसेज के स्टूडेंट, उनके लिए आईकुड गुरु एब्सोल्यूट पाइथन बिगनर के प्रोग्रामिंग कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करवाता है। मशीन लर्निंग, एआई और डीएल डीप लर्निंग जैसे जो हमारे हाई एआई रिलेटेड कोर्सेज हैं, हमारे इस वक्त सेशन रन हो रहे हैं आईकुड ग्रुप पे। इसके अलावा डीएसए के सेशंस रन हो रहे हैं। अगर इनकेस हमारे कोई सेशन मिस हो जाता है, हम वॉच नहीं कर सकते लाइव, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग जो है फेसबुक के जरिए देख सकते हैं आईकुड ग्रुप के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। आईकुड ग्रुप की रिसेंट अचीवमेंट्स क्या हैं? ये जो अचीवमेंट्स आपके साथ नज़र आ रही हैं, ये मेन है आईकुड ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं। 400+ इंटरनेशनल अवार्ड्स आईकुड ग्रुप के स्टूडेंट्स ने विन किए हुए हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कोडिंग कंपटीशंस में बैक टू बैक पार्टिसिपेट करते रहते हैं। आईकुड गुरु जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स की जो स्ट्रेटजीज है वो शेयर करता है, ताकि स्टूडेंट जो हैं फुली फंडेड एडमिशन्स जो हैं वो सिक्योर करें और ग्रैब करें ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए। इसके अलावा हम अपने स्टूडेंट्स के साथ लोकल नेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स जो हैं वो शेयर करते हैं, और इस तरह की उन्हें स्किल्स उनकी स्किल्स को पॉलिश करते हैं कि वो इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंड आउट कर सकें। CS50 पजल डे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। तो उसमें जो हमारी टीम थी वो हाईएस्ट रैंक थी अमंग ऑल द टीम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के जरिए। और हम जो अपने स्टूडेंट के साथ मंथ में 2 इंटरनेशनल हैकाथॉन्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का सबने नाम सुना होगा। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवाती है, कोड इन प्लेस, हर साल। और उसमें कोई 7 जो हैं पाकिस्तान से मेंटर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे, और हमारे आईकुड ग्रुप से 7 मेंटर्स सिलेक्ट हुए थे। इसके अलावा आईकुड ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो बैक टू बैक, जैसे कि मैंने बताया आपको, कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो गूगल कोड जैम 2023 एक प्रोडिजियस कॉम्पिटिशन है जिसका नाम सबने सुना होगा। तो इस साल हमारे जो है 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया आईकोड से, जो कि एक बड़ी हाईलाइटेड न्यूज़ रही है 2023 की। और हमारे 3 इंटर्न्स जो हैं वो इंटर्नशिप के लिए इतिहाद एविएशन ग्रुप में गए थे अबू धाबी इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आप रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिंक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये आईकुड ग्रुप का फेसबुक का ऑफिशियल आईकुड ग्रुप का ऑफिशियल पेज का ये फेसबुक लिंक है जिसके ज़रिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। सो आज का जो टाइटल है, जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल विलेज ऑफ आज़ाद कश्मीर नाक्याल टू द यूएसए। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे स्पीकर्स का, सर मोहम्मद इयास और मैम सादिया अयूब का। दे आर मॉडरेटर्स एट आईकुड ग्रुप। और सर हम बहुत एक्साइटेड हैं आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए, आपकी और मैम सादिया की। सो वी कैन टेक स्टार्ट ऑफ टुडेज वेबिनार। थैंक यू सो मच मैम।
जी सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है उसका टाइटल है ई जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल विलेज ऑफ आज़ाद कश्मीर नक्याल टू द यूएस। और माय नेम इज़ मोहम्मद अयाज। अच्छा, मैंने थोड़ी सी स्लाइड्स और ये जो प्रेजेंटेशन है इसको मैंने इस तरह से डेवलप किया है कि ये मेरी स्टोरी बेसिकली बता रही होंगी, ठीक है। हेलो। मेरी जी सर, आप आवाज़ कंटिन्यू क्लियर है करें। सर? जी जी सर, ओके। क्लियर है। कंटिन्यू करो। हाँ, ठीक है। तो मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोटली का एक विलेज है नक्याल, वहाँ से। और मेरी बेसिकली जो स्कूलिंग है वो थ्रू आउट मैंने गवर्नमेंट स्कूल और देन कॉलेजेस से एजुकेशन ली है। और फिर उसके बाद मैं एमएससी के लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फराबाद मैंने वहाँ से एमएससी की। और फिर उसके बाद कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से जो है वो मेरा एमफिल जो है मैंने वहाँ से किया था। तो आईकोड गुरु के साथ यहाँ पे मैं ट्रेनर भी हूँ और मॉडरेटर भी हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमफिल और एमएससी के बारे में, जैसा कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी और एजेके यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद। और आइल्स मेरा 7.0 बैंड था, जीआरई थी, और कोई भी पब्लिकेशन नहीं है। तो रिसेंटली मेरा एडमिशन जो है वो ऑलमोस्ट 2 जगहों पे हुआ है। और मैंने तकरीबन 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। और जो है मैं एक और ऑफर जो लेटर है उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू से ही मेरे अंदर एक डेडिकेशन और मोटिवेशन थी कि मैंने पीएचडी करनी है। और आई थिंक काफ़ी स्ट्रांग किस्म की मोटिवेशन थी। बट कुछ चीज़ें जो मैं मिस कर रहा था वो मुझे तब पता चली जब मैं आईकोड गुरु पे आया। और मैंने जब उन चीज़ों को डेवलप किया तो उस वक्त मुझे आइडिया ये हुआ कि अगर मैं आईकोड गुरु ज्वाइन ना करता तो शायद मैं अपनी जो पीएचडी की स्कॉलरशिप है उसको मैं सिक्योर ना कर पाता। तो आईकोड गुरु जर्नी जो मेरा रहा उसके अंदर मैंने अक्टूबर 2022 में आईकोड गुरु को ज्वाइन किया था। और फिर मैंने उसके बाद आईकोड गुरु पे ही आइल्स किया। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसकी वजह से आपकी किसी भी स्टूडेंट की प्रोफाइल जो है जो स्ट्रांग होती है वो थी मैंने हैकाथॉन्स के अंदर और कोडिंग कंपटीशंस के अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन की। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो था प्योर मैथमेटिक्स, यानी थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स की तरफ में था। तो कोडिंग स्किल्स और इन चीज़ों से बिल्कुल मुझे जो है नहीं थी अवेयरनेस। और देन आई वाज लकी इनफ टू got the opportunity to teach 4 different courses at iCode Guru, including IELTS, GRE, Python and cyber security. और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन थी, लाइक जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका सीवी आता है, रेज्यूमे, इसके अंदर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिकमेंडेशन लेटर्स, और आपकी इवन जो ईमेल जो हम प्रोफेसर्स को करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब ये तमाम जो चीज़ें थी मुझे डायरेक्ट जो है गाइडेंस आईकुड गुरु मेंटोर्स से और जो हमारे मॉडरेटर्स हैं और वो लोग जो यूएस के अंदर पीएचडीज कर रहे हैं, तो मुझे ये एक्सेस थी। और इन लोगों से डायरेक्ट मुझे गाइडेंस मिल रही थी, जिसकी वजह से ही मेरा जो स्कॉलरशिप है ये हुआ है। क्योंकि जब भी किसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे थाउजेंड्स के हिसाब से एप्लीकेशंस होती हैं। और 5 से 10 या 15 लोगों को एट मैक्स वो सिलेक्ट करते हैं। तो वहाँ से फिर आपको उस क्राउड के अंदर स्टैंड आउट होने के लिए आपने अपने रिज्यूमे के अंदर वो चीज़ें पुट करनी होती हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स के पास नहीं होती। तो जिनमें हैकाथॉन्स जो हैं जिनको हम कोडिंग कंपटीशंस भी कहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पास ये चीज़ें नहीं होती। और ख़ास करके अगर आप एक मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट हैं, तो जब ये चीज़ें आपके रिज्यूमे के अंदर होती हैं तो वो आपको स्टैंड आउट करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैंने आईकोड गुरु से सीखी। और इस तरह से बेसिकली मैंने अपनी जो प्रोफाइल थी उसको मैंने
डेवलप किया। अच्छा, जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि हाउ डिड आई सिक्योर अ फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप इन द यूएस। ठीक है। तो हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। तो जब आप स्कॉलरशिप के बारे में सोचते हैं तो उसके बाद आप ये काम करते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं और आपने आइल्स जीआरई ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाती हैं, तो आप इन एग्ज़ाम्स को करते हैं और देन आप जो है प्रोफेसर्स को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जब आप प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं तो सबसे मेन चीज़ आती है आपका रेज्यूमे और आपकी ईमेल। ठीक है। अब रेज्यूमे डेवलप किस तरह से करना है, आपका उसके अंदर सीजीपीए है, आपका आइल्स है, आपका जीआरई है। ये चीज़ें ऑलमोस्ट हर पर्सन के पास होती हैं जो भी पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है और जो सीरियस स्टूडेंट है तो उसके पास ये चीज़ें होती हैं। अब वो लैग कहाँ पे करता है, वो कोडिंग कंपटीशंस में लैग करता है। वो वॉलंटियर वर्क जो होता है, यानी चूंकि यूएस के अंदर अगर आप देखते हैं तो वॉलंटियर वर्क को बहुत ज़्यादा रेट किया जाता है। ठीक है, उसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है। तो ये चीज़ें इनमें आप लैग करते हैं। तो अब मैं अगर अपनी चीज़ें बताऊं, अपना बताऊं, तो मैंने ये तमाम चीज़ें आई कोड पे डेवलप की और इससे नेक्स्ट मैं आपको अपना रेज्यूमे भी दिखाऊंगा कि मेरा रेज्यूमे पहले क्या था और उसके बाद आई कोड पे आने के बाद मैंने उसको किस तरह से डेवलप किया। तो अगर आपका रेज्यूमे अच्छा है तो प्रोफेसर वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, बट अगर आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है तो प्रोफेसर आपको ईमेल का रिप्लाई भी नहीं देगा। और फिर उसके बाद आता है कि जब आप प्रोफेसर को ईमेल करते हैं तो आपकी ईमेल कितनी इफेक्टिव है, आपकी ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो क्या है। ठीक है। और उस ईमेल के अंदर आपने क्या लिखना है और किन चीज़ों को आपने अटैच करना है। ठीक है। तो जब भी हम किसी प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं तो हमारी जो ईमेल होती है उसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है, तो पहले तो आप सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ लिखते हैं कि पीएचडी कैंडिडेट या प्रोस्पेक्टिव पीएचडी कैंडिडेट, और ये हर बंदा लिखता है। लेकिन इस चीज़ से काम नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं कि जब आप पीएचडी कैंडिडेट लिखते हैं तो उसके साथ आपने उसी के अंदर ब्रैकेट के अंदर अपना सीजीपीए लिखना होता है। अगर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है तो आप उसको ज़रूर लिखें। आपने आइल्स और जीआरई अगर किया हुआ है तो उसके आप बैंड्स लिखें। तो जब आप ये काम सब्जेक्ट में करते हैं और प्रोफेसर इसको आपके सब्जेक्ट को देखता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, मुझे इसको रिप्लाई देना चाहिए या नहीं। तो डेफिनेटली अगर आपने ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, आपका सीजीपीए और आपका आइल्स, आपका जीआरई, तो सर आवाज आपकी म्यूट हो गई है। सॉरी सर, इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक का है, इशू आ रहा कंटिन्यू था करें। जी। थैंक यू सर। हाँ, तो अब आईकुट गुरु से ही हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो एक फुली फंडेड इंटर्नशिप के लिए दुबई गए थे। ठीक है। तो अब जब आप इस तरह की चीज़ें, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ अगर किसी का सीजीपी अच्छा नहीं है, तो जब आप इन चीज़ों में स्टैंड आउट करते हैं तो ये आपके सीजीपीए को बेसिकली उसकी जो कमी होती है उसको बेसिकली ये स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ मैं आपको अपना रिज्यूमे साथ शेयर कर यहाँ पे दिखाता हूँ, तो फिर हम आगे इसी चलते हैं। अच्छा, अगर आप बिल्कुल यहाँ पे देखें तो आइल्स और जीआरई, तो ये चूंकि मैंने आई कोड पे किया था। अब ये वाली जो चीज़ थी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनर्स एंड अचीवमेंट्स के अंदर, ठीक है,
तो 1 MS फेलोशिप इन मास्टर्स एंड मेरिट स्कॉलरशिप। अब ये चीज़ें तो मैंने ली हुई थी, ठीक है, मुझे मिली हुई थी, बट मुझे पता नहीं था कि मुझे इन चीज़ों को अपने रेज्यूमे के अंदर एड्रेस करना चाहिए या नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से ये प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप, ये चूंकि अचीवमेंट में आता है तो मुझे पता नहीं था, हालांकि ये चीज़ें मेरे पास थी। तो जब मैं आईकूट पे आया तो मुझे इन तमाम चीज़ों का पता चला कि किन किन चीज़ों को मुझे अपने रेज्यूमे के अंदर डालना है, ठीक है। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी लीड कोड या पाइथन ये चीज़ें नहीं आती थी। तो आई कोड पे ही मैंने पाइथन आके सीखा और फिर लीड कोड के भी कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आ जाएं, इंटरनेशनल इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास। ये सारे मैंने यहाँ पे आके किए, और इस तरह से ये जो मेरी सीवी है इसको मैंने डेवलप किया। अब अगर आप मेजॉरिटी लोगों जो मैथ्स के या फिजिक्स या इस तरह के जो लोग होते हैं, इवन के कंप्यूटर साइंस के भी, तो उनके पास ये चीज़ें नहीं होती, बट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये फ्रिक्वेंटली होते हैं, हर स्टूडेंट के पास, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो वॉलंटियर वर्क था मेरा आई कोड पे, तो ऑलमोस्ट 100+ मेरे लेक्चर्स हैं आई कोड पे, जो आई कोड गुरु के फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 कोर्सेज पढ़ाए थे, जिसमें GRE आता है, पाइथन का कोर्स है, ठीक है, आइल्स की प्रिपरेशन है, और इसके अलावा काफ़ी सारी मेरी जो है वो एज अ गेस्ट स्पीकर मेरी जो है वो टॉक्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डेवलप की हैं। और फिर इसके बाद जैसा कि मुझे बिल्कुल भी लिंक्डइन के ऊपर मेरी जो है वो प्रेजेंस नहीं थी, तो लिंक्डइन पे किस तरह से काम करना है, और इसमें हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जो है वो एम्फेसाइज करते हैं कि आप लिंक्डइन के ऊपर कुछ ना कुछ लिखें, वीकली लिखें, मंथली लिखें, और कमेंट्स करें, ठीक है। और अब मुझे जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, तो काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि 3 से 4 दफ़ा कि प्रोफेसर्स ने मेरे लिंक्डइन को एक्सेस किया है, तो उन्होंने लिंक्डइन को देखा है कि मेरी यहाँ पे एक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप लिंक्डइन के ऊपर लिखते हैं तो एक तो ये शो करता है कि आपको लिखना आता है, दूसरा ये शो करता है कि आप किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है। और डेफिनेटली आप अपना एक नॉलेज भी शेयर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है उसको अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि जब आप प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं तो प्रोफेसर समटाइम आपको अच्छा रिप्लाई भी देते हैं। तो अब अगर आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो उसके बाद आपने उस प्रोफेसर के साथ लूप में भी रहना होता है, उसके साथ कम्युनिकेशन में रहना होता है, ठीक है। अब ये नहीं होता कि हर दूसरे या तीसरे दिन आप प्रोफेसर को ईमेल कर दें, ठीक है, बट आपने उनको फ्रिक्वेंटली ईमेल भी नहीं करनी, जिस प्रोफेसर ने आपको मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, और ऐसे भी नहीं करना कि वो आपको भूल जाए, क्योंकि एक प्रोफेसर को बेशुमार लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने प्रोफेसर को जब आप ईमेल करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब ये नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड में 3 क्वेश्चन हैं और आपने वो तीनों प्रोफेसर से पूछने हैं, और वो तीनों के तीन आप एक क्वेश्चन जो है उसको आप एक ईमेल में लिखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को आप दूसरी ईमेल में लिखते हैं, और तीसरे क्वेश्चन को आप तीसरी ईमेल में लिखते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपके 2 क्वेश्चन हैं, तो कोशिश करें उनको प्रिसाइज करके एक ईमेल के अंदर लिखें और प्रोफेसर को सेंड कर दें, ठीक है, ताकि प्रोफेसर को जब टाइम मिले तो वो एक ही ईमेल में उनके एड्रेस उन क्वेश्चंस को जो है आंसर कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि जब आपको प्रोफेसर जिस ईमेल के अंदर आपको रिप्लाई दे रहा है फॉर एग्जांपल, तो अब कोशिश आप ये करें कि उसी ईमेल के अंदर उसी उसको यानी उसके रिप्लाई में ही प्रोफेसर के साथ आप कम्युनिकेट करें, ताकि प्रोफेसर को ये आइडिया भी हो जाए कि मैं किस स्टूडेंट के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें जो आईकुड गुरु के ऊपर मेरी टीचिंग थी, तो इसने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया इंटरव्यूज़ जो है उनको क्रैक करने में। और मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ हुए तो मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, और मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैं किसी भी फेज़ में मतलब मैंने अपने आप को नर्वस नहीं मुझे मतलब फील हुआ। तो अब उसकी वजह ये थी कि आई कोड पे हम फ्रिक्वेंटली, चूंकि सेशंस मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाए हुए थे और टॉक्स की हुई थी, तो मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, और मैं पैनिक नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि
हम डिफरेंट लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जो हमारे लेवल के होते हैं या जो हमसे कम जानते हैं और जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, मतलब हर तरह के लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और मेंटोर्स के साथ हम इंटरेक्ट होते हैं। तो हमारा काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो जो है हाई हो गया। और फिर उसके बाद मुझे याद है कि प्रोफेसर ने जब मैंने आई कोड गुरु का उसको एक्सपीरियंस बताया, तो वो काफी, उसके फेस पे ना स्माइल थी, मतलब पॉजिटिव स्माइल। तो मैंने उसको बताया कि हम मैंने ये कोर्सेज पढ़ाए हैं यहाँ पे, और मैं इतने अरसे से आई कोड गुरु के साथ जो है वो अटैच हूँ। ठीक है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव पॉइंट था। ठीक है। और जिसकी वजह से मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी जो स्कॉलरशिप का एक ड्रीम था वो मैंने अचीव किया। अच्छा, ये एक सेइंग मैंने यहाँ पे कोट की है, यू आर प्लेइंग विद फायर। तो सर डॉक्टर जफर शाहिद जो यहाँ पे मौजूद भी हैं, तो ये उनके वर्ड्स थे मेरे लिए। और इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरी स्कॉलरशिप पे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, अगर उसको पीएचडी की स्कॉलरशिप मिलती है तो आई थिंक ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। और पर्टिकुलरली अगर आपको यूएस की मिलती है, तो होता कुछ यूँ है कि मैंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से एमएस किया, उसके बाद मैंने जीआरई की, एंड देन फिर मैं आईकोट पे आ गया। तो आइल्स करने के बाद, और मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रेडी थे, बट मैंने टीचिंग करना स्टार्ट कर दी। ठीक है। और मैं बिकन स्कूल सिस्टम में पढ़ा रहा था, और काफ़ी अच्छी अर्निंग भी थी वहाँ पे। और बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्जॉस्टेड हो जाता था, और मैं अपने लीड कोड भी नहीं कर रहा था, मैं प्रोफेसर्स को ईमेल भी नहीं कर रहा था। तो मतलब मेरा सारा टाइम ना वहाँ पे ज़ाया हो रहा था। अब मुझे ये फील तो हो रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको शायद जल्द अज जल्द जो है इसको मैं छोड़ नहीं सकता। तो एक दिन मैंने सर जफर को ये टेक्स्ट किया कि सर, मैं जॉब कर रहा हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रही और कि मैं किस तरह से चीज़ों को मैनेज करूँ। तो सर ने मुझे कॉल की, और काफ़ी देर तक मैं सर से बात करता रहा। तो सर ने ये सेंटेंस, सर ने मुझे कहा कि यार, अगर आ, आपको पता है कि जब आप पीएचडी करते हैं या पीएचडी के बाद जब आपकी जॉब होती है, तो आपका जो 1 घंटा है इसकी वर्थ जो है वो लाखों में है। ठीक है। तो आप इतनी बड़ी अमाउंट या इतनी बड़ी अचीवमेंट को छोड़ के अपना टाइम आप ज़ाया कर रहे हैं। तो सर ने कहा यू आर प्लेइंग विद फायर। अच्छा, इसने मुझे बहुत क्लिक किया, और मैंने फिर जो मैं जॉब कर रहा था उस जॉब को मैंने छोड़ दिया। अब जॉब को जब मैंने छोड़ दिया, तो अभी तक मतलब मेरे पास आइल्स भी है, मेरे पास जीआरई भी है। ठीक है। लेकिन मुझे अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? ये मैं लास्ट रमज़ान की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जॉब को छोड़ने के बाद मेरे पास अब लेम एक्सक्यूजेस नहीं थे ना, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में ये होता है कि मैंने काम कर लिया है, मतलब मैं थका हुआ हूँ, तो आपके माइंड में एक्सक्यूज होता है। ठीक है। तो अब ये चीज़ मेरे पास नहीं थी। ठीक है। तो मैंने फिर ये काम किया जी कि अगस्त में लास्ट ईयर मैंने प्रोफेसर्स को अप्रोच करना शुरू कर लिया। ठीक है। उनको ईमेल्स करना शुरू कर ली, और ऑलमोस्ट नवंबर के अंदर मेरे इंटरव्यूज़ 2 हुए थे, और दिसंबर 12 को मुझे ऑफर लेटर मिल गई थी। ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी थी उसकी डेडलाइन जो थी वो जनवरी 18 थी आई थिंक। ठीक है। और 1 माह से पहले मुझे उन्होंने, डेडलाइन से 1 मंथ पहले मुझे उन्होंने ऑफर लेटर दे दिया था। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बेसिकली मैं बता इस वजह से रहा हूँ कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो जॉब कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जो जॉब तो नहीं कर रहा और वो अपनी स्कॉलरशिप पे टाइम दे रहा है। तो मोस्ट लाइकली है कि जो स्टूडेंट प्रॉपरली अपनी स्कॉलरशिप पे काम कर रहा है, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको स्कॉलरशिप मिलने उसी को स्कॉलरशिप मिलेगी, उसके ज़्यादा चांसेस हैं। और एक तरफ जो बंदा जॉब कर रहा है, तो वो उस पोटेंशियल के साथ जो है वो प्रोफेसर्स को या अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं, जैसे जो है जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप उस जॉब को
छोड़ दें, और जैसे भी पॉसिबल है आप अपने जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको आप कम कर दें, और कोशिश करें कि आप अपने प्रोफाइल को बेहतर करें, आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें और प्रोफेसर्स को आप अप्रोच करें। ठीक है। अब मैं इस्लामाबाद रह रहा था, तो जब मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे लगा कि अब जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मैंने ये काम किया कि मैं यहाँ से उठा और मैं अपने घर चला गया कोटली। ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या था कि मुझे रेंट और जो भी लिविंग एक्सपेंडिचर्स थे अब वो मुझे नहीं देने पड़ रहे थे। ठीक है। तो इन दिस वे मैंने अपने जो एक्सपेंसेस थे उनको मैंने मैनेज किया। तो और आज मुझे लगता है कि अगर मैं वो जॉब कर रहा होता तो शायद जॉब ही करता होता और मेरे पास स्कॉलरशिप जो है ना होती, मेरा एडमिशन ना होता। ठीक है। तो ओके। सो ये बेसिकली मेरा एक जर्नी था आई कोड गुरु के साथ, और उसके बाद जो जो मुझे अचीवमेंट्स, यानी जो मेरा स्कॉलरशिप हुआ है, मेरी जो प्रोफाइल डेवलप हुई है, तो ये एक सारी। तो आई थिंक अभी मतलब फ्रीक्वेंटली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अब की बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो है वो एडमिशन हुआ है, और इनमें मोस्टली ऐसे लोग हैं जो जॉब छोड़ के अपने प्रोफाइल पे आई कोड गुरु पे टाइम दे रहे हैं। ठीक है। तो ओके। तो अभी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उन क्वेश्चंस को लूंगा, तो आई थिंक जो चीज़ें रह गई हैं हम उनको एड्रेस कर सकते हैं। जी मैम, सिद्रा आप पूछ सकती हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि यूएसकी यूनिवर्सिटी के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हमें पहले ये लाजमी है कि प्रोफेसर को अप्रोच किया जाए, या हम रैंडम भी एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं और हम बाद में अगर प्रोफेसर को अप्रोच करें? ओके। अच्छा, इसमें दो मेरे ओपिनियन है। पहली तो ये बात है कि जब आप प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं तो आपका जो जर्नी होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब होता ही ये है कि प्रोफेसर डेफिनेटली आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, और फिर उसको अगर लगता है कि ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट है तो वो आपके लिए आसानियां पैदा कर सकता है। ठीक है। वो कमेटी को, मतलब ये तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, बट कमेटी को ये ज़रूर बताएगा कि यार ये एक अच्छा स्टूडेंट है, तो अगर ये मेरी टीम में या मेरी लैब में आता है तो मैं चाहता हूँ। ठीक है। तो वो ये ज़रूर करेगा। अच्छा, अब मेरे केस में ना अभी एक यूनिवर्सिटी में मेरा जो एडमिशन हुआ था वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट में हुआ था। उसमें जस्ट प्रोफेसर ने मुझे ये ईमेल कहा था, किया था कि अगर आपका एडमिशन होता है तो मैं आपकी फ्यूचर जो रिसर्च है उसको मैं सुपरवाइज करूंगा। इसके अलावा प्रोफेसर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। ठीक है। और एक दूसरी यूनिवर्सिटी है जहाँ से भी मैं ऑफर लेटर मुझे मिल जाएगा उधर से भी। अब वहाँ पे मैंने प्रोफेसर को अप्रोच किया था, और फिर उस प्रोफेसर ने एक प्रोफेसर को मुझे रेफर किया, फॉरवर्ड की मेरी ईमेल, और फिर उसने मेरे 2 इंटरव्यूज कंडक्ट किए। ठीक है। तो ये दोनों वे हैं। ठीक है। बट मोस्ट जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप प्रोफेसर को अप्रोच करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं, बेशुमार लोग कर रहे होते हैं, और वहाँ पे आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप प्रोफेसर को अप्रोच करें, उससे एक्सेप्टेंस लें, और फिर आप अप्लाई कर दें। और इसका एक ये फ़ायदा भी होता है, अब मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ में किया है, तो अगर मैं उनकी फ़ी की बात करूँ ना, एप्लीकेशन फ़ी की, तो ये कुछ अराउंड $450 to $500 बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए इतनी फ़ी को पे करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे केस में क्या हुआ जी कि मैंने 5 की 5 यूनिवर्सिटीज़ से एप्लीकेशन फ़ी वेवर मुझे मिल गया था, और उसमें ऑलमोस्ट 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिन्होंने मेरे इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे। वो देखना चाह रहे थे कि क्या ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट है या नहीं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे फी वेवर दिए, और जो बाकी यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? मेरे एसओपी को चेक किया, मेरे रिकमेंडेशन लेटर्स एलओआर को चेक किया। ठीक है। उन्होंने मुझसे लिए, और मेरी ट्रांसक्रिप्ट, और जो आइल्स का मेरा रिजल्ट था, रिपोर्ट। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जो है फी वेवर दिया। तो ये बेसिकली आपको एज मिल जाता है अगर आप प्रोफेसर के साथ पहले से
कांटेक्ट में, तो वो बेसिकली फिर कमेटी को बता देते हैं या आपको किसी पर्सन को रेकमेंड करेंगे, और इस तरह से आप फी वेवर ले सकते हैं। ठीक है। जी हमजा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपका जो जर्नी था एक रियली इंस्पायरिंग है कि बीइंग अ मैथ स्टूडेंट आपने काफ़ी सारा काम किया है सीएस का। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं, लेकिन दोनों ही का जो मोटिव है ना वो एक ही है। जिस तरह अभी लास्ट पे आपने बात की कि अगर आपने फुल फोकस करना है स्कॉलरशिप के लिए तो आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो सर आपका जो है ना ये राय बिल्कुल जो है ना मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन सर पर्सनली जो एक्सपेंसेस हैं उनको तो कंट्रोल बंदा कर ले, लेकिन अगर आपके साथ फैमिली जुड़ी हुई है, आपने फैमिली को सपोर्ट करना है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करें। और दूसरा क्वेश्चन मेरा भी इसी से रिलेटेड है कि अगर इन फ्यूचर अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप वहाँ पे ड्यूरिंग स्टडी आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं साथ साथ। ओके, थैंक यू। अच्छा, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है मैं उसको पहले आंसर कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप कोई जो भी स्कॉलरशिप मिलती है तो आप आराम से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो नॉर्मल स्कॉलरशिप होता है, लाइक 2000, ठीक है, या 2100 2200 या 1900, ठीक है, तो इसमें से भी आप आराम से, यहाँ पे जो बंदा एक 19 स्केल में रह के पैसे अर्न कर रहा है, तो आप इतने वहाँ से सेव करके अपनी फैमिली को मंथली भेज सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो आपका जो पहला क्वेश्चन था, तो आपका जो पहला क्वेश्चन था, उसमें डेफिनेटली अगर तो आपके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हाँ आप जॉब को जो है वो स्किप कर देंगे। बट या अगर आप फैमिली के मतलब आपकी फैमिली में कोई दूसरा बंदा अगर अर्न नहीं कर रहा, सिर्फ आप ही कर रहे हैं अर्न, तो उस सूरत में फिर ये है कि आप में भी शायद अपनी जो जॉब है उस ड्यूरेशन को आप मिनिमाइज करके, तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। थैंक यू मोहम्मद यास, आपने बड़ा अच्छा हाँ, एक्सप्लेन किया। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, मैं यहाँ पे बे एरिया यूएस में होता हूँ। मैं भी हाई कोर्ट गुरु के साथ वाबस्ता हूँ। तो मोहम्मद यास माशाल्लाह हमारे बड़े एक शाइनिंग स्टार हैं, जितनी इन्होंने मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ हाई कोर्ट गुरु में आने से पहले भी अगर आप इनका प्रोफाइल देखें तो हार्ड वर्किंग है। इनका आप जीपीए देखें माशाल्लाह बड़ा इंप्रेसिव है। और हाई कोर्ट गुरु में आने के बाद इनका जिस तरह प्रोफाइल इंप्रूव हुआ है वो इट्स अमेजिंग। इनकी कमिटमेंट जो है, इनकी डेडिकेशन इज, इस सब पे हमें बड़ा प्राउड फील होता है। तो मैं आपके क्वेश्चन पे वापस आऊंगा। थैंक यू सर। देखिए ये हर एक के ना पर्सनल सिचुएशन डिफरेंट होती है। हम लेकिन ये जो बात है ना कि आप जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब हम में से ज्यादातर लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, जो 3 4 साल हमारी अंडर ग्रेड होती है उसमें जनरली जाहिर बात है हम लोग कोशिश करते हैं कि जॉब ना करें और अपनी स्टडीज पे फोकस करें। तो ये इसको भी हमें इस तरह लेना होता है। जितना अब देखे ना, ये टाइम की रेस है। आप जितना टाइम ज्यादा टाइम दे पाएंगे उतना आप जल्दी ये चीजें अचीव कर सकें। जॉब छोड़ना एक मुश्किल डिसीजन होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हर बंदा नहीं ले सकता। हर एक के सिचुएशन डिफरेंट होती है, पर्सनल सिचुएशन डिफरेंट होती है, आपकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन डिफरेंट होती है। ठीक है, ये एक बड़ा स्टेप है जो हम कुछ लोग ले पाते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते। लेकिन ये वो चीज है जिससे आपकी चीज एक्सेलरेट हो जाती है। जिस तरह मोहम्मद अयाज ने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए, एक तो आप फाइनेंशियल बर्डन में आते हैं जब आप छोड़ते हैं, दूसरा आप पे एक प्रेशर बिल्ड होता है कि आपने क्योंकि जॉब छोड़ दी है इसलिए अब आपने ये काम जल्दी करना है। ठीक है, अब आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, अब आपके पास टाइम है। जब हम जॉब पे होते हैं ना, तो जॉब पे जिस तरह मतलब ये सिर्फ हर जगह है, पाकिस्तान में यूएस में भी इसी तरह ही है कि आपको आपका एम्प्लॉयर ज्यादा से ज्यादा काम दे रहा होता है। उसकी कोशिश ये होती है कि वो आपका टाइम स्पेयर ज्यादा ना हो और आप कंपनी में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करें। और ये सही भी है, हमने चीजें हलाल करनी होती हैं। अगर आपने कहीं जॉब करें और आप वहाँ काम नहीं कर रहे तो वो तो सही बात नहीं है। तो इट्स द, मैं इसको कहूंगा ये एक टाइम की रेस है, राइट। आप एक काम जो आप
2 साल में कर सकते हैं जॉब के साथ, वो आप 6 महीने में कर सकते हैं जॉब के बगैर। ठीक है। मोहम्मद अयाज हैं हमारे एक, और मोहम्मद तलहा हैं, उनका हम अक्सर एग्जांपल देते हैं। उन्होंने भी जॉब छोड़ दी थी जब उन्होंने हाई कोर्ट गुरु ज्वाइन किया और तैयारी शुरू की, और 4 या 6 महीने में उनको पहला स्कॉलरशिप मिल गया, और अब वो यहाँ यूएस में है, और इंशाल्लाह मोहम्मद अयाज भी इस साल यूएस आ जाएंगे। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ना खुद डिसाइड करना होता है। हम आपको एक गाइडलाइन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ये एक राइट पाथ है, लेकिन जाहिर बात है हर एक की पर्सनल सिचुएशन, डोमेस्टिक सिचुएशन डिफरेंट होती है। लेकिन ये इट्स अ फैक्ट, राइट? अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, जो अमूमन लोग मास्टर्स कर रहे होते हैं ना, तो वो साथ जॉब कर रहे होते हैं, शाम को आते हैं मास्टर्स। अब उनकी प्रोग्रेस देखें और उन बच्चों की प्रोग्रेस देखें जो फुली मास्टर्स में कमिटेड होते हैं, तो वो डिफरेंस आपको नजर आता है, राइट? इंसान के पास लिमिटेड टाइम है, 24 आवर्स है ना, दिन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, उसमें आपने सोना भी है, आपने घर के काम भी करने हैं, तो हाउ मच टाइम यू कैन स्पेंड ऑन ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो हमारी ये रिकमेंडेशन होती है बिल्कुल कि आप फुली फोकस रखें, लेकिन बस फिर कमिंग बैक, हर एक की पर्सनल सिचुएशन डिफरेंट होती है, राइट? हर एक को अपने हालात के मुताबिक करना होता है। चलिए, थैंक यू मोहम्मद यास, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर। जी कायद, आप क्वेश्चन कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है, जिस तरह सर आपने मैथमेटिक्स किया है, मैंने भी बैचलर्स मैथमेटिक्स में भी किया है, तो आपने अगर आपको पीएचडी मिल गई है तो आपको मैथमेटिक्स में मिल गई है या आपने सीएस में स्विच किया है? और या अगर कोई मैथमेटिक्स से सीएस में स्विच करना चाहता है तो क्या एडमिशन हो सकती है यूएस में? और मेरा दूसरा क्वेश्चन यही है कि सर मैंने आईएलटीएस किया हुआ है, तो जीआरई के बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? हमें पहले अपने स्किल्स आई कोड गुरु पे बिल्ड करना है या जीआरई की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है? थैंक यू। ओके। अच्छा, मेरा जो एडमिशन हुआ है वो बेसिकली मैथ्स में ही हुआ है, तो मैं मैथ्स में ही पीएचडी करूंगा। ठीक है। लेकिन आपने जो पूछा है कि क्या आप फील्ड को स्विच कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमारी आईकुड गुरु की एक स्टूडेंट हैं, तो उनका भी एमफिल मैथमेटिक्स में था, और अभी वो पीएचडी कर रही हैं कंप्यूटर साइंस में। ठीक है। तो आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं फील्ड। और दूसरी बात जो आपने जीआरई के हवाले से पूछी है, तो आप बिल्कुल आईकोड गुरु पे आपकी जो बाकी की प्रोफाइल है उसके लिए आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप जीआरई की प्रिपरेशन करें, और उसके साथ साथ आपकी जो प्रोफाइल है, अगर आप आईकोड गुरु पे रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिवेलप हो जाएगी। अब कैसे होगी? लाइक आपकी प्रोफाइल में हैकाथॉन्स आने चाहिए या कोडिंग कंपटीशन। अब इनके लिए आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ये हैकाथॉन्स जो हैं वो महीने में हमारे स्टूडेंट्स 2 बार जाते हैं। ठीक है। तो आप आराम से उन हैकाथॉन्स को आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मोस्टली जो हैकाथॉन होते हैं, बाज़ 24 आवर्स के होते हैं और बाज़ 3 डेज़ के होते हैं। ठीक है। तो उनके लिए आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो इस तरह से आप अपनी जो लिंक्डइन है उसको उस पे आप एक्टिव हो जाएं। ठीक है। और सेशंस के अंदर आप प्रेजेंट करें। तो आपने जीआरई की भी प्रिपरेशन करनी है साथ साथ, यानी वो आपका मेन फोकस होगा, और ये चीज़ें आपकी जो है ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। जी साजिद, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं फर्स्ट टाइम इस सेशन में आया हूँ। मैंने बैचलर्स किया हुआ है साइबर सिक्योरिटी के अंदर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। सर मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमें ना किस तरह अप्रोच करना है, हमारी ईमेल के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो मेरे इस हवाले से दो क्वेश्चंस हैं। क्या जो भी हम लोग ना ईमेल करने वाले हैं अपने प्रोफेसर को, उसमें कैसे क्या उसमें क्या होना चाहिए, और उसके बाद हमारे मोटिवेशनल लेटर जो है वो किस तरह से हम उसको इफेक्टिव बना सकें। ओके। दूसरा क्वेश्चन आपका मोटिवेशन लेटर का है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या यस सर। मोटिवेशन लेटर? यस। हाँ, ओके। अच्छा, अगर मैं आपको अपनी बताऊँ ना, तो मुझे भी इन चीज़ों का नहीं पता था। ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको बेहतर तरीके से आपको वो लोग गाइड कर सकते हैं जो ऑलरेडी इस काम में हैं, या जिन्होंने ऑलरेडी पीएचडी स्कॉलरशिप ले ली है। ठीक है। तो आई कोड पे हमारे पास ये चीज़ें, मतलब बेसिकली हमारा जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हम लोगों को कोडिंग सिखाएं, हम उनको जॉब्स जो हैं बड़ी कंपनीज के अंदर
उनको इस काबिल बनाएं कि वो बड़ी कंपनीज के अंदर जॉब करें, और फिर उसके बाद कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप लेके यूएस के अंदर या बाकी कंट्रीज में जाएं। तो मोस्टली हमारे स्टूडेंट यूएस के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अगर शायद यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना इनको मुश्किल होगा, बट आप आईकोड गुरु को जब ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो कैरियर काउंसिल का एक अलग से सेशन होता है हर वीक में। तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि आपकी जो ईमेल है, आपने ईमेल किस तरह से लिखनी है कि आपकी ईमेल को पढ़ के प्रोफेसर रिप्लाई दे, ठीक है। और जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है या जो मोटिवेशन लेटर है, ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि आप इसको 1 या 2 दिन में डेवलप कर देंगे। तो ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा। आप ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं, उसको अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, और फिर जब आपको एक्सपर्ट्स की या जो सीनियर्स हैं, जब जब आपके उस लेटर को वो रिव्यू करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो फिर वो एक शेप में आता है। अब जब मैंने पहली दफ़ा लिखा था और उसको बड़े अच्छे से लिखने के बाद, जब आज उस लेटर को मैं आज वाले लेटर के साथ कंपेयर करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो वाला 5% भी नहीं था, ठीक है। तो आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है या मोटिवेशन लेटर, उसका हर सेंटेंस जो है वो कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करना चाहिए, उसकी एक वर्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, आईकोड गुरु के जो करियर काउंसिल का हमारा जो वीकली जो सेमिनार होता है, ठीक है, तो हम उसमें ये सारी चीज़ें डेवलप करते हैं। अपने स्टूडेंट्स के हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम इवन रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे इन सेशन में आएँ और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप रिव्यू करवाएं। तो इन दिस वे आप जो है उनको अच्छा कर सकते हैं। जी, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। ये देखिए, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, राइट, 4 साल में आपने बैचलर्स कर लिया और अब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप अपने रिज्यूमे में अपने मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ईमेल में क्या लिख सकते हैं? ठीक है, आपके पास क्या है? आपने बैचलर्स किया, मतलब ठीक है, 4 साल में किया, आपका जीपीए 3.5 है, 3.8 है, 3.6 है, ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट किया। देखिए, इन चीजों की बेस पे आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप आईआईटी से नहीं है, आपने एमआईटी से नहीं ग्रेजुएट किया हुआ, ठीक है, आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं वो तो यूनिवर्सिटी दुनिया में किसी को पता ही नहीं है, राइट। आप जिस कंट्री से हैं उस कंट्री, वो कंट्री भी एक टेक्निकल लैंडस्केप में इतना वेल नोन नहीं है। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जो जो कि आईकोड गुरु पे हेल्प करती हैं कि पहले आपका प्रोफाइल इतना, आपके प्रोफाइल में वो चीजें आए जो आप अपनी ईमेल में, अपने रिज्यूमे में, अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, अपनी इसमें डाल सकें, राइट। आप फिर उस पे बात काम होता है कि आप ईमेल कितनी अच्छी ड्राफ्ट करते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी ईमेल कितनी अच्छी ड्राफ्ट हो। लेकिन उससे पहले ये है कि आपके पास कोई कंटेंट्स तो हो ना ईमेल में लिखने के लिए। अगर आपने सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है, तो अगर मैं आपके साथ 2 घंटे भी बैठ के आपके साथ एक ईमेल ड्राफ्ट करूं, मैं उसमें क्या लिख सकता हूँ, राइट। मैं सिर्फ यही लिख सकता हूँ ना कि आपने बैचलर्स किया और आपने इस यूनिवर्सिटी से किया और ये आपका जीपी है। तो कुछ हमें कंटेंट्स भी चाहिए होते हैं, जिस तरह ये अभी मोहम्मद एयाज अपनी अपना अपना रिज्यूमे दिखा रहे थे, तो आप देखें ना, ये वो सारे कंटेंट्स हैं जो कि आप अपनी ईमेल, इंट्रोडक्टरी ईमेल में ये लिख सकते हैं, ताकि प्रोफेसर आपको रिप्लाई करे, वो देखे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो इट्स अ कंबाइंड थिंग। तो मतलब ये सेशन में हम ये शायद नहीं बता सकेंगे कैसे ये मतलब ईमेल लिखें, लेकिन आप जब हमारे सेशन ज्वाइन करें, उसमें एक एक ईमेल, एक एक रिज्यूमे, एक एक एसओपी रिव्यू होती है, इम्प्रूव होती है, मल्टीपल राउंड्स होते हैं जिसमें चीजें इंप्रूव होती रहती हैं, और फिर फाइनल आप उस स्टेज पे आते हैं कि आप अपने जो प्रोफेसर हैं उनको आप ईमेल लिखते हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। चलिए, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। सर रिजवान ने बहुत अच्छा कवर किया कि भाई, सर रिजवान ये कह रहे हैं कि आपके सीवी में ऐसी क्या चीज है कि प्रोफेसर अमेरिकन, इंडियन, यूरोपियन स्टूडेंट्स के साथ आपको भी शॉर्टलिस्ट करें। व्हाट इज एक्स्ट्रा थिंग यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल? तो अगर आपने सिर्फ बैचलर किया है और वही टिपिकल चीजें की हैं जो बाकी चीजें की है, तो यू आर जस्ट अनदर स्टूडेंट। तो फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाती है। तो ईमेल लिखना प्रोफेसर को सबसे लास्ट स्टेप है, उससे पहले आपने वो काम करने हैं जो आप ईमेल में लिख सकते हैं। मसलन आप हैकाथॉन में रेगुलरली जाते हैं, 1-2 दफा नहीं, रेगुलरली। इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। आपने लीड कोड अच्छा किया हुआ हो, आप प्रोग्रामिंग कंपटीशन में जा रहे हैं, आपने जो काम मोहम्मद रियाज ने किए 1 साल लगा वो किए हुए हैं, तो उसके बाद ईमेल लिखने का सोचें।
उससे पहले इट विल बी जस्ट अनदर स्पैम फॉर द प्रोफेसर। जी सपोज नेक्स्ट सर सपोज सर कि एक एक लार्जर प्रॉब्लम है। मैं प्रेजेंटली सर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में काम भी कर रहा हूँ एज अ वीएपीटी। तो सर एक प्रॉब्लम है जो कि बिगर स्केल पर है, जो कि बाकी सारे बैंक्स फेस कर रहे हैं, और उसका सोल्यूशन जो है वो मेरे पास है माइंड में। लेकिन वो एक लंबा आइडिया है कम, जिसपे मैं चाहता हूँ कि मेरा एमएस हो, इस पे रिसर्च वर्क हो। तो क्या हम लोग ऐसा चीज को हम लोग ना ईमेल के अंदर पोस्ट कर सकते हैं कि ये मेरा मोटिव है, हम लोग इसको यूं रिजॉल्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रपोजल कि आइडिया कैसे काम कर सकता है, समथिंग लाइक दिस। बिल्कुल देखें, आप किसी ऐसी गाड़ी को कभी नहीं खरीदेंगे जिसके अंदर इंजन नहीं होता। तो जो आज के स्टूडेंट्स का मेजर मसला है, इनकी ये ऐसी गाड़ियां हैं जिनके अंदर इंजन नहीं। तो प्रोफेसर को पहले प्रूफ चाहिए कि आप काम कर सकते हैं। मसलन देखें, आईफोन है, ये कोई भी बंदा आइडिया सोच सकता है कि यार एक ऐसा फोन होना चाहिए जिसमें तार ना हो, वायरलेस फोन। लेकिन क्या स्टूडेंट में ये कैपेबिलिटी है कि वो चीज डेवलप भी कर सकता है या सिर्फ बातें कर रहा है? तो वो कैपेबिलिटी का प्रूफ चाहिए होता है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में कोई बंदा सूडान से आपको ईमेल भेजे, आप उसे सीरियस नहीं लोगे। तो सीरियस चीज होने के लिए आपके पास प्रोफाइल में प्रपोजल से बहुत पहले कैपेबिलिटी देखी जाती है। ये बात आपने समझ, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं समझ, यस सर। एक गाड़ी जी वाला सर, कहे मैं कि मैंने समझ गया। गलती से जाना है, तो भी आप उसकी बात सुनने से पहले ये देखेंगे इसके पास गाड़ी कौन सी है, मैरान है या मर्सिडीज है। तो मैरान वाले को आप समझेंगे कि इज नॉट सीरियस, यहाँ से पता नहीं है। मर्सिडीज वाले को सीरियस लोग हैं। श्योर सर, समझ आ गया मुझे। सही है। तो पाकिस्तान की चूंकि जी सर। टेक्निकल रेपुटेशन नहीं है दुनिया में, यहाँ पे लोग आते ही नहीं है, तो इसलिए हमें ज्यादा प्रूफ करना पड़ता है एक्चुअली। ठीक है सर। चलो जी नेक्स्ट थैंक यू। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखें, अगर हमें थोड़ा सा भी यकीन हो ना कि बगैर पढ़ाए चीजें फिक्स हो सकती हैं, तो हम आई कुड गुरु पे कभी भी सेशन रन ना करें। हम सिर्फ एक अच्छी सी वीडियो बनाएं कि अमेरिका कैसे पहुंचना, दुनिया में करोड़ों रुपए की सैलरी कैसे लेनी है, और यूट्यूब पे दिखाएं, और वो पाकिस्तान के टीवी पे चला दें। लेकिन हमें यकीन है कि इस तरीके से काम नहीं हो सकता, इसीलिए हम दिन में 12 घंटे आई कुड गुरु पढ़ाते हैं। और सक्सेस स्टोरीज, अभी जिस तरह पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी से हमारे 2 स्टूडेंट हैं 7th सेमेस्टर के, उनका स्कॉलरशिप हो गया है। उस यूनिवर्सिटी में से 200 से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया, क्योंकि उनका हाईकोर्ट गुरु को पता था, उन्होंने सारी चीजें फॉलो की। उन 200 में से किसी और को भी जवाब नहीं आया, किसी प्रोफेसर को। उसकी रीजन क्या थी कि उनके पास प्रोफाइल नहीं था। दे वर जस्ट अनदर स्टूडेंट, नॉर्मल सा प्रोफाइल था, प्रोफेसर ने उन्हें सीरियस नहीं लिया। ये 2 यूनिवर्सिटीज में ऐसा हुआ है सर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी सर, अदील आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई सुन के अयाज आपका। इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद हम आपको डॉक्टर अयाज बुला रहे होंगे। तो मेरा एक्चुअली सवाल जो है ये प्रॉब्ली इस वक्त मेरे ख्याल से डॉक्टर रिजवान या डॉक्टर ज़फ़र ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकें, क्योंकि मैंने बेसिकली इसमें ये जानना है कि आफ्टर यू आर देयर और अब आपने अपनी स्टडीज़ शुरू कर दी हैं, तो वहाँ पे जो जॉब के लिए आपको कोई सुना है कि करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाले राउट से जाना होता है। उसके बाद फिर आप H1B का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर वो ग्रीन कार्ड वाला सिस्टम शुरू होता है। एक राउट ये है कि आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें, स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद अपनी वो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू करें, और उसके बाद फिर आपको एम्प्लॉयर ढूंढें जो आपका H1B स्पॉन्सर करे। दूसरा राउट मैंने सुना है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि आपको डे 1 से आपको कहती हैं कि आप चले जाएं, और आप आते ही यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं और जॉब करें, मेरे इस तरह के बंदे जो ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंसड हैं और जॉब कर रहे हैं, आईटी का एक्सपीरियंस है, वो मास्टर्स के लिए एडमिशन लें वहाँ पे, और वो डे 1 से ही जो है ना वो जॉब शुरू कर सकते हैं सीपीटी के बैनर के अंडर। और बस उनको एक सेमेस्टर में या मेरे हाल से एक महीने में एक दफ़ा ऑन साइट यूनिवर्सिटी आके लेक्चर लेना है। अदरवाइज़ वो रिमोटली, ये सीपीटी ही उनकी मास्टर्स की डिग्री की इक्वलेंट होती है। तो क्या ये राउट फॉलो कंसिडर किया जा सकता है मेरे से लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं?
या हमें भी ये फंडेड स्कॉलरशिप लेने चाहिए? अच्छा, जो सीपीटी वाला राउट है ये वेल नोन नहीं है, और जब चीजें वेल नोन नहीं होती तो कई दफा इमिग्रेशन वाले उसमें ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, जो कि आजकल काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो लेकिन जो ओपीटी वाला राउट है वो वेरी वेल डिफाइंड है। पहली बात तो ये है कि आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप जरूर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि आप आपका सेकंड बर्थ होगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ मास्टर में, क्योंकि आप एक्सपीरियंस भी हैं। यू विल एंजॉय इट एंड यू विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मास्टर बहुत जरूरी है। मैंने यूरोप से मास्टर किया हुआ है और मुझे आज भी फील होता है कि जो अमेरिकन मास्टर वाले मेरे से बेहतर है। तो और उसके बाद जब ओपीटी है तो आप ओपीटी के ऊपर आते ही ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको H1B का वेटिंग करना पड़ता। और जो ओपीटी है बेसिकली ओके। दैट इज अप्रूवल टू डू वर्क, और वो 3 साल के लिए होता है स्टेम के फील्ड में। बेसिकली 3 साल के लिए आपको एक किस्म का वर्क वीजा मिल जाता है, इससे आसान अल्फाज में बाकी सब लोगों के लिए वर्क वीजा हम कह सकते हैं। और उसके बाद H1B है, तो पाकिस्तानी चूंकि हैं बहुत कम, तो इसलिए पाकिस्तानी का नंबर बहुत जल्दी हो जाता राइट, सो यानी वो जिसको ईएडी कहते हैं, वो ओपीटी में आपको ईएडी देते हैं, उसके बाद उस पर आप 3 साल तक काम कर सकते हैं। है। बिल्कुल, उसके बाद 3 साल आप काम करते हैं, और उसको और ड्यूरिंग दैट फेज आप H1B के लिए भी अप्लाई करते हैं और ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते ठीक हो गया, थैंक यू। हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल। हम जो यूएस से ना, इट्स लोग कहते हैं इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ से ना, मैंने अब हमें यहाँ 10-12 साल हो गए, मैंने किसी को वापस इसलिए नहीं जाते देखा कि उसको यहाँ जॉब नहीं मिली। ठीक है, मैं यूरोप में था, मैं और डॉक्टर जफर हमने यूरोप से पीएचडी की है। वहां हमने लोगों को देखा है वापस जाते हुए कि उनको जॉब नहीं मिली, उनको वापस जाना पड़ा है। लेकिन यूएस में मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा। तो जो लोग यहाँ जाते हैं ना, वो फिर यहाँ सेटल हो जाते हैं। मतलब प्रोसेस है, ग्रीन कार्ड मिल जाता है, बाद में वहाँ सेटल हो जाते हैं, लेकिन लोग यहाँ से वापस नहीं जाते। नहीं सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली, मेरी मोटिवेशन भी ज़ाती तौर पे यही है कि एक तरह से ये हमारा इंडस्ट्री का निर्वाणा है। आपके जितने भी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी के जितने अभी तक ब्रेक थ्रू हो रहा है, इनोवेशंस हो रही हैं, फॉर्च्यून कंपनीज भी जो हैं जो इस फील्ड में ब्रेक थ्रू काम कर रही हैं, वो सारी की सारी यूएस में है। और तो कहीं पे कुछ हो नहीं रहा इसके मुकाबले में। तो अगर आपने अपनी टॉप उस तक पहुंचना है, ठीक है, कमाई तो है, पैसा तो है ही है, पैसा सबने कमाना होता है, लेकिन अगर आपने अपनी फील्ड की टॉप 3 लेवल पे पहुंचना है तो डेफिनेटली यूएस इज़ द वे टू गो। सॉरी, मैं एक चीज़ और पूछना भूल गया। मैंने ऑलरेडी एक वो वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है और मेरा वो केस अप्रूव भी हो चुका है यूएससीआईएस के अंदर। लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तानियों का जो इमिग्रेंट इंटरव्यूज़ होते हैं ना, F1 इंटरव्यूज़ तो शायद जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इमिग्रेंट इंटरव्यूज़ के लिए उनको 2-2 साल, 3-3 साल वेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बैकलॉग बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मेरा अब केस ऑलरेडी अप्रूव हुआ है EB-2 NIW का। तो क्या ये हो सकता है कि अगर मैं F1 वीज़ा पे आ जाऊँ यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप लेके, तो यहाँ आने के बाद अपने उनको बोलूँ कि यार मेरा तो आपने ऑलरेडी केस अप्रूव किया हुआ है, तो यही इंटरव्यू कर लें यूएस में और मेरा वीज़ा स्टेटस चेंज करा लें F1 से EB-2 के ऊपर? आई नो दिस इज़ मोर ऑफ अ कंसल्टेंट एडवाइस, ये किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से पता करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी का मुझे रेफरेंस दे सकें जो इसमें भी मुझे गाइड कर सके तो अच्छा हो जाएगा। आप इस तरह के लिए मैसेज करें, मैं आपको कुछ इमिग्रेशन लॉयर्स हैं यहाँ पे जिनको हम जानते हैं, और उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इमिग्रेशन रिलेटेड है। मुझे एक चीज़ ये पता है कि जब आप, मतलब आप ये अगेन इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन लॉयर से ही बता सकेंगे, लेकिन जब आप राइट सर। यूएस आ रहे होते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपकी कोई इमिग्रेशन एप्लीकेशन पेंडिंग है या इन वे है। ठीक है, वो ये ज़रूर पूछते हैं ये चीज़। और अमूमन इस केस में अगर आपकी ऑलरेडी एक एप्लीकेशन इन प्रोसेस है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सर लेकिन लेकिन हाँ, इनकी मतलब आप, इनकी EB-2 की है, इमिग्रेशन की नहीं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है सिनेरियो। तो इसमें मेरा ख्याल है इसे शायद परमिशन मिल जाए। तो लेकिन दैट्स ट्रू। ऑब्वियसली यानी कि इमिग्रेशन लॉयर ही इस बारे में सही बता सकता है। और आप ट्राई करें, मेरा ख्याल है एम्बेसी में भी क्या कहते हैं कि लेकिन जी वो मैं जिस तरह, मतलब कुछ लोगों को हम ये एडवाइस करते हैं कि अभी आप, मतलब देखिए, देर आर वेज जो बाद में आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस स्टेज पे आपको जरूर ये कोशिश करनी चाहिए कि आप आपके पास एक फंडेड स्कॉलरशिप हो। ठीक है, जब आ जाता है तो देन देर आर अदर थिंग्स के
आप अवेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या जा सकते हैं या नहीं जा सकते। लेकिन फर्स्ट स्टेप ये ज़रूर उठाना चाहिए कि स्टेज पे आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड हैं कि आप ट्राई करें कि आपके पास एक फंडेड एडमिशन आपको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद फिर देन देयर आर अदर वेज टू गो कि आप EB2 ड्रॉप करके आ जाएं और यहाँ आकर फिर देख लें कि आपने किस तरह इस चीज़ को प्रोसेस करना है। लेकिन राइट दैट वुड बी माय एडवाइस कि उस तरफ प्रोसीड ज़रूर करें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमने देखा है, इट वर्क्स, लोगों को मिल जाती है, लोग यहाँ आ जाते हैं। तो या दैट वुड बी जी। माय एडवाइस। नहीं नहीं लेकिन बिल्कुल प्लीज सच। DM अस एंड वी विल फाइंड इट। एब्सोल्युटली आई DM यू एंड सॉरी एक लास्ट कमेंट मेरी तरफ से इन जनरल, यानी इट्स नॉट जस्ट कि जी ये इसलिए करना चाहिए, इन जनरल जो इस आई कोड गुरु का फ़ायदा है और इन जनरल जो रीज़न वाई आई जॉइन द प्लेटफॉर्म, आई एम रियली इंजॉइंग वर्किंग देयर और सीखने में और सिखाने में मज़ा आ रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो भी जॉब्स हैं ना, ये बेसिकली टेक्नीशियन की ज़्यादा हैं, जिसको ये कहते भी हैं, हमारे डॉक्टर ज़फ़र भाई कहते भी हैं कि यार ये टेक्नीशियन का काम ज़्यादा है। बेसिकली यहाँ पे आप फ्रेमवर्क सीख जाओ, अगर आपको बस एक फ्रेमवर्क समझ आ गया या आपको एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत समझ आ गई है, उसके बाद बस आप APIs डिज़ाइन करते जाओ और कुछ कुछ खास इनोवेटिव काम नहीं होता है इसके अंदर जिसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप स्टैक ओवरफ्लो से ChatGPT से पता कर लो, वहाँ से कोड कॉपी पेस्ट करो और काम करते रहो। दैट इज़ नॉट रियल ट्रू इंजीनियरिंग वर्क मेरे मुताबिक यही है कि यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एल्गोरिदम्स, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स, सॉल्व देम। और वो चीज़ें अनफॉर्चुनेटली अगर आप पाकिस्तान की IT मार्केट में रहते भी हैं तो वो आपको उस तरफ नहीं सिखा रहे होते, वो उल्टा आपको नम किए जा रहे होते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस मुझे यही बताता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोटिवेशंस जिसकी वजह से मैं US मार्केट में जाना चाहता हूँ। वहाँ पे मैं अपनी कोर जो फैकल्टीज़ हैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ किसी बड़ी इंस्टीट्यूट में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फैंग हो गई, मैंग हो गई। तो दैट इज़ रियली द कोर मोटिवेशन है। बट बहुत शुक्रिया सर, आई रीच आउट टू यू सेपरेटली ऑन Slack। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। मुदस्सिर, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, मुदस्सिर इज नॉट हियर। अदनान, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपने नेक्स्ट हैंड रेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम अ, जी। अच्छा जी, ऐसा है कि मैं ऑलमोस्ट 10+ ईयर से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट बात वही अदील भाई वाली कि यहाँ पर हम लोग एज ए टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। मीन्स कि कोई चैलेंजेस या प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप नहीं है, बस एक लगा बंधा वे है, उस पे ही हम काम कर रहे हैं। मैंने भी रिसेंट MS में एडमिशन लिया है, MS इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया है 3.65 के साथ। और मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड को ही परसू करना चाहता हूँ ताकि मेरा अपनी फील्ड के साथ भी टच रहे। मींस डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आऊंगा तो डेवलपर्स भी होंगे जिनको मैनेज कर रहे होंगे, तो उस चीज में भी टच रहे, और मैं आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे लिए क्या पाथ बेहतर रहेगा? मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ। देखें, जो दुनिया में इस वक्त शदीद शॉर्टेज है वो कोर टेक्निकल डेवलपर्स की है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बिल्कुल नहीं है। तो आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की शायद अगर जहाँ पे 100 डेवलपर्स की जरूरत है वहाँ 2-3 प्रोजेक्ट मैनेजर्स रखेंगे और इनकी सैलरी भी कम होती है। तो उसमें आपको जॉब ढूंढने में मसला होगा। जिसमें सिलिकॉन वैली में अभी अगर 1 लाख जॉब्स हैं तो शायद प्रोजेक्ट मैनेजर्स के 50 या 100 जॉब्स। दूसरा, प्रोजेक्ट मैनेजर इज मोर अबाउट कम्युनिकेशन। तो वहां पे आप उन लोगों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, जो इंग्लिश में मजाक कर सकते हैं, जो इंग्लिश में किसी बंदे को मोटिवेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों की सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होती है उन्हें प्रॉब्लम होती है। प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पर्सनैलिटी आ जाती है कि आप कितने लाइकेबल हैं। तो ये चैलेंजेस आपको आएंगे जिन पे हमारा बीइंग नॉन इंग्लिश स्पीकर्स, नॉन यूरोपियंस, नॉन गोरास, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है।
Does it तो understand? Does it answer your question? जी जी, बट तो सर मेरे लिए कौन सा पाथ बेहतर है यहाँ से मूव बी करने का? आपको कोडिंग अच्छी आनी चाहिए, लीड कोड आना चाहिए, अब वो मैंग रख लेगा, दैट्स इट। बाकी अम, मेरा ख्याल है कि आप यू आर ऑलरेडी वेरी गुड, जब आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो आपको काम तो आता ही है, बस लीड कोड आने की जरूरत है। सर ऐसा है कि लीड कोड पे भी एक्टिव हूँ, ठीक है, बट मीन्स के अपना शोकेस नहीं किया। शोकेस मीन्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसे लिंक्डइन की तरफ नहीं लेके आया। उसके अलावा आई कोड गुरु से ही मोटिवेशन लेके मैं हैकाथॉन्स में भी गया हूँ, ठीक है। और यानी कि मेरा ठीक है फर्स्ट हाँ, तो आप हैकाथॉन सही था कर और रहे हैं, बस फर्स्ट आपने अप्लाई करना है, आइल्स करें, अप्लाई करें। अप्लाई करने का वे नहीं समझ आ रहा। फॉर अच्छा, आपने मैं मेरी बात 4 कर, कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स देखी हैं? मेरे ख्याल नहीं, मैंने नहीं देखी। हाँ, उसमें सारा बात दिया गया है, वो सुन लेगा, फिर आप स्लैक पे आए, किसी भी मॉडरेटर से पूछ लें कि व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, लेकिन उसमें सारे स्टेप्स दिए गए हैं। हम्म, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको बड़ी आसानी से कोई भी प्रोफेसर रख लेगा, जो वेरी हाई चांस बेस्ड ऑन योर बीएस, लेकिन मास्टर कंप्यूटर साइंस में करें, जनरल में। मास्टर्स मैंने आईटीपीएम में कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये इसकी अमेरिका में जॉब आपको नहीं मिलेगी, सिलिकॉन वैली में इसकी कोई जॉब नहीं होगी, मीन्स मुश्किल कि मुझे होगी। अपने बीएस पे ही, यानी कि जो इससे पहले डिग्री है उस पर रिलाई करना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस एग्जैक्टली, में है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। तो एक बात सब लोग याद रखें कि आज की दुनिया चल रही है डाटा के ऊपर, इंटरनेट पे डाटा है, लिंक्डइन पे डाटा है। अगर लिंक्डइन पे आप शोर नहीं मचाते, राइटिंग नहीं करते रेगुलरली, तो आप टेक्निकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो लिंक्डइन पे लिखना, दिस शुड बी योर पार्ट ऑफ योर लाइफ। वंस अ वीक या इस तरह कमेंट्स करें, पोस्ट लिखें, कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि लिंक्डइन के एसईओ को लगे कि आपका नाम भी किसी प्रोफेसर को, किसी इंजीनियर को, किसी मैनेजर को शो करवाना है। अगर वो नहीं है आपका, तो आप एग्जिस्ट नहीं करते, नो मैटर हाउ गुड यू आर। और ये कंसिस्टेंटली होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि मैं महीने बाद मैंने अप्लाई करना, मैं अभी से लिंक्डइन पे शो डाल दूँ, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने अगर कहीं पे 2 साल बाद पहुंचना है, तो आपको सही प्लानिंग अभी से, आज से करने की जरूरत है। जी नेक्स्ट, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, सर जी जी आप पूछें, अब वक्त। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन rather सिंपल है। आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट आर द डाउनसाइड्स ऑफ टेकिंग अ गैप ईयर, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर चल रहा है एंड आई थिंक कि यूएस की डेडलाइंस पास हो चुकी हैं और मेरे सारे दोस्त, मतलब उन लोगों ने टाइम से अप्लाई कर दिया था, मैं रह गया था। आई वाज फोकसिंग ऑन माय एफआईपी। सो आई जस्ट वांट टू नो कि अगर मैं गैप ईयर ले रहा हूँ फॉर यूएस एडमिशन तो कितना एक नुकसान हो जाएगा, बिकॉज आई नो बिल्कुल कि भी नुकसान नहीं एडमिशन तो होता हो यार, जाएगा। गूगल की तैयारी करें उस दौरान बैठ के, गूगल का इंटरव्यू, कोई नो नुकसान बट नहीं बट है। एट द सेम टाइम मुझे यूरोप में आई थिंक मेरा एडमिशन हो जाएगा, लाइक जर्मनी एंड स्टफ, क्योंकि मुझे यूएस से भी एक जगह से एडमिशन आ गया था बट फंडिंग नहीं सिक्योर हो चुकी थी और उन्होंने फंडिंग नहीं दी थी। हम किसी को रिकमेंड नहीं करते यूरोप जाना, बिकॉज देर इज नो जॉब्स इन यूरोप, लॉट ऑफ पीपल कम बैक। और मास्टर, जो अमेरिका का मास्टर है वो बहुत बेहतर है यूरोप के मास्टर से, और सैलरी में भी 4 to 5 times डिफरेंस होता सर सर आप, सही है। अगर आप एक बात बता सकें कि जो यूएस में मास्टर्स है आई थिंक उसके लिए फंडिंग सिक्योर करना ज़्यादा मुश्किल है एज सपोज टू यूएस का पीएचडी। यूएस का पीएचडी इज नॉर्मली फुली फंडेड, तो शुड वी एम फॉर पीएचडी पोजीशन या फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई करें? क्योंकि मैंने अभी मास्टर्स के लिए किया है एंड आई हैव एक्सपीरियंस इसके मास्टर्स के लिए वो नहीं दे रहे स्कॉलरशिप, वो पीएचडी के लिए नहीं फंडिंग करते हैं। सर अगर आप बोल रहे हैं तो आपका माइक म्यूट है। है। जी जुबैर, आप खुद आंसर करें इसको, आपको आंसर आता अ, जी सर, थैंक यू। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो मास्टर्स और पीएचडी होता है वो दोनों एक ही डिग्री के नाम होते हैं। डायरेक्ट पीएचडी होती नहीं है। आप पहले यूएस के अंदर जाते हैं, आपको 2 साल का कोर्स वर्क लेना पड़ता है,
उस कोर्स वर्क को लेने के बाद आप पीएचडी को परस्यू करते हैं, तो आप ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आप पीएचडी या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आप फंडिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पीएचडी की डिग्री में फंडिंग मिल रही है या मास्टर्स की डिग्री में फंडिंग मिल रही है, तो यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद इट, बिकॉज एज अ पाकिस्तानी वी डोंट हैव अ चॉइस। जी सही है सर, बिल्कुल यही बात है। और फंडिंग लेने का तरीका वही प्रोफेसर को मेल करना और अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना है, यही है ना, राइट? जी, हाँ जी अगर बिल्कुल। आप और अमेरिका में जितने लोग आते हैं 40% मास्टर के बाद, कोर्स वर्क के बाद मास्टर की डिग्री लेके इंडस्ट्री में करते हैं। ओनली 60% कंप्लीट देयर पीएचडी। ओके सर, बेस्ट हो गया, थैंक यू। जी फैसल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कुछ देर पहले बात हुई है कि लिंक्डइन पे शो केस करना, आपने जो लीड कोड के क्वेश्चंस किए हैं उसकी पोस्ट करना डेली बेस पे, तो क्या ये रेकमेंडेड है, अच्छी बात है या नहीं? आज एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसे फिर लिंक्डइन पर पोस्ट करना है और इसी तरह 100 डेज तक जाना फॉर एग्जांपल, तो क्या ये अच्छी बात है? जी जुबैर, लें योर क्वेश्चन। हाँ जी सर। अच्छा, ऐसे है कि लिंक्डइन पे पोस्ट करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप वो क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहे हैं। लाइक आप खुद ही, लाइक आपने लीड कोड खोला, यूट्यूब से कुछ ट्यूटोरियल्स देखे और आपने उसको सॉल्व कर लिया। तो उससे ज़्यादा एक अच्छी टेक्निक ये है कि आप आई कोड गुरु के सेशंस में आएँ या कहीं भी ग्रुप स्टडी करें, लीड कोड के क्वेश्चंस ग्रुप में करें, ताकि जब आप अपना सोल्यूशन प्रेजेंट करें तो आपको पता चले कि उससे ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है जो एग्जिस्ट करता है, और आप अपने सोल्यूशन को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब आप सेशंस के अंदर लीड कोड कर रहे होंगे तो वो आपके जो नर्व्स है उनको इतना स्ट्रांग कर देगा कि जब आप रियल इंटरव्यू में बैठे होंगे तो आपको वैसे लगेगा जैसे आप आईकोड गुरु के सेशन में पढ़ा रहे हैं, और आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी अपने इंटरव्यूअर को कन्विंस करने में कि यू आर द बेस्ट कैंडिडेट। तो कोशिश ये करें कि आप आईकोड गुरु के सेशंस में आएँ, यहाँ पे पढ़ाएं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपकी अपनी वीडियोस बन जाएंगी जिनको आप एंड पे सीवी पे भी लगा सकते हैं कि आपने वॉलंटियरली पढ़ाया है, और आप उनके लिंक्डइन पोस्ट भी कर सकते हैं कि आज आपने ये क्वेश्चन पढ़ाया और आपने इस तरह से इसको कवर किया। आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन। ओके, गॉट दैट। जी मैम सलीहा। अस्सलाम वालेकुम सलाम, सर, जी मेरा क्वेश्चन करें। मैंने जी भी जी। रिसेंटली अपना एमफिल कंप्लीट किया है। तो सर अब मुझे थोड़ा सा मुझे गाइडेंस चाहिए कि मुझे अभी कहाँ से पहले मुझे आईकोड गुरु से स्किल्स मुझे पहले सीखनी चाहिए, या पहले मुझे आइल्स या जीआरई की तरफ जाना चाहिए? और सेकंड ये कि जो जीआरई क्या वो मस्ट है, या मैं अगर सिर्फ आइल्स करूँ तो वो भी इनफ है? सर आप आंसर देंगे क्या? ओके। नहीं, आप मैम आपका कंटिन्यू करें सीजी। आंसर तक, जहाँ मुझे इंटरप्ट करना होगा मैं कर दूंगा। जी जी सर, श्योर। मैम आपका सीजीपीए क्या है? मेरा सीजीपी है 3.7। मैम दैट्स ग्रेट। मैम इस टाइम आप फॉल 2024 के लिए थोड़ा सा लेट हो गई हैं, तो अब आप टारगेट कर रही होंगी फॉल या स्प्रिंग 2025 को। ठीक है, तो इससे अगला जी। जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट होगा। तो इसके लिए अभी आप ये करें कि एक तो डॉक्टर जफर शाहिद की जो 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं उनको देख लें, उनसे आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा कि आपको किन स्टेप्स की ज़रूरत है जिनसे आप ना सिर्फ अपनी इस प्रोफाइल को इस कदर इम्प्रूव कर सकती हैं कि जब आप किसी भी प्रोफेसर को रीच आउट करें तो वो आपको रिस्पॉन्स भी करे और आपको वो रखे भी अपने पास। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने अपने मास्टर्स या पीएचडी के अंदर इनरोल होना है तो वहां पे आपने कैसे सरवाइव करना है, क्योंकि यूएस के मास्टर के अंदर ना सिर्फ यूएस से बल्कि पूरी दुनिया से, यूरोप से, कनाडा से, हर जगह से लोग आए होते हैं, तो उनके साथ सरवाइव किस तरह से करना है ये सारी चीज़ें सर जफर ने अपने 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स में कवर की हुई हैं। तो कोशिश ये करें ओके कि ओके। जुलाई में आप आइल्स दे लें और उसके बाद आप स्टार्ट करें। दूसरी चीज़ जीआरई, तो मैम ये क्वेश्चन आप खुद से करें कि अगर आपको महीने की 1 करोड़ रुपया सैलरी मिलनी हो तो आप क्या उसके लिए आइल्स करेंगी या साथ जीआरई भी करना प्रेफर करेंगी? डेफिनेटली जीआरई भी प्रेफर करूंगी।
तो मैम आप जितनी अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट करना चाहती हैं उतनी एफर्ट करें तो इट विल बी वेरी गुड। आइल्स जो वो मैंडेटरी है उसके बगैर एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है यूएस की हर यूनिवर्सिटी की। लेकिन जो जीआरई है वो आपके चांसेस को 10 टाइम्स इंक्रीज कर देता है कि आपका एडमिशन 100% हो जाए। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू वेलकम। जी अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि हैकाथॉन्स जो है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए आपके पास? हैकाथॉन से होती है ना, वो वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। वो आपको हर महीने एक हैकाथॉन में लाजमी जाना होता है। उससे ये होता है कि जब आप बिल्कुल स्टार्ट में होते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैकाथॉन के अंदर। जब आप आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करते जाते हैं, लाइक सेकंड थर्ड फोर्थ हैकाथॉन आपका होता है, तो आप ये चीज़ समझ पाते हैं कि आप टीम लीड करनी शुरू कर देते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि आपने प्रोडक्ट आइडिया से लेकर उसको डिप्लॉय कैसे करना है, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेट करना आता है क्रॉस कल्चरल टीम्स के साथ। तो इस वजह से आपको ये चाहिए कि आप मंथली एक हैकाथॉन में जाएं, और अगर आपने सीवी पे सिर्फ ऐड करने हैं तो 3 से 4 अपने बेस्ट हैकाथॉन्स वहाँ आप ऐड कर सकते सर हैं। मैंने सर 4 अटेंड जी जी मैंने 4 जो मेरे पास हैकाथॉन है, 2 जो है उनमें से पहली पोजीशन है, और दो दो में से एक रिजल्ट आना है और एक का जो है ना वो नहीं पता पोजीशन का। तो 2 में जी फर्स्ट जी पोजीशन है, तो ये सीवी के लिए बेहतर है 4 ही? बिल्कुल, व्हाई नॉट। आप देखें हैकाथॉन के अंदर आपकी 3 चीजें होती हैं अगर आप कंसीडर करें तो। एक ये होता है आपको सर्टिफिकेट मिलता है, दूसरा ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट बनता है जिसको आप गिटहब पे अपलोड करें और उसका लिंक ऐड करें, और तीसरा ये होता है कि अगर आपने उस हैकाथॉन में अच्छी एफर्ट की है, आपके टीममेट्स आपसे इम्प्रेस्ड हैं, तो आपका एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी बनेगा। तो जहां से आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है उनको लाजमी ऐड करें, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर योर प्रोफाइल। अच्छा, एक चैट में क्वेश्चन है कि हैकाथॉन्स डिफरेंट डोमेन्स के होते हैं। कल हमारा एक हैकाथॉन्स का वेबिनार है जिसके अंदर जेमिनी एआई हैकाथॉन के ऊपर डेफिनेट जो स्पेसिफिक बात होगी। तो आप उसको जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल उसको ज्वाइन करें, तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे पता चल जाएंगी। जी मैम अलीना। मेरा सर जफर से सवाल है, या अगर आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या बेहतर टाइम है जब मैं अपने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकूं? लाइक अभी मैं जो हूँ, अभी 7th सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो गया था, अभी 8th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। तो फिर मैं मास्टर्स के लिए कब अप्लाई करना स्टार्ट कर दूं? आफ्टर ग्रेजुएशन या अभी से ही कर दूं? आप आपको पिछले जून में मास्टर के लिए अप्लाई कर देना चाहिए था। यू हैव वेस्टेड 1 ईयर ऑफ योर लाइफ। और अभी भी अगर आपने फॉल 2025 के लिए करना है तो आपके पास टाइम काफी शॉर्ट है, और आपको आइल्स करना है, हैकाथॉन में जाना है, लीड कोड करना है, अप्लाई करना लास्ट स्टेप है। उससे पहले वाला प्रोफाइल बिल्डिंग है, उस पर फोकस करने को जल्दी हो ताकि वो फॉल 2025 के लिए अप्लाई कर सके। ओके सर, बट अभी मैंने लीड कोड स्टार्ट किया है आफ्टर ज्वाइनिंग आई कोड गुरु। तो अभी आइल्स की भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो लाइक 100 लीड कोड क्वेश्चंस करके उसके बाद फिर मैं हैकाथॉन में अभी मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये सब करके उसके बाद अप्लाई करूँ, या पैरेलली सब करती रहूँ, अप्लाई भी करूँ और प्रैक्टिस वगैरह प्रोफाइल भी बिल्डअप करूँ? अप्लाई कहाँ करना है मास्टर के लिए? जी, मास्टर्स के लिए। पीएचडी ग्रेजुएट स्टडीज के लिए अगस्त में अप्लाई करेंगी आप। अभी आप हैकाथॉन्स में जाएं और लीड कोड वगैरह करें। लेकिन जब आइल्स कर रही हूँ तो कोशिश करें कि आइल्स फुल टाइम करें, उसके साथ कुछ ना करें ताकि आपका आइल्स का स्कोर अच्छा है। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। देखिए मैम, अभी मतलब जिस तरह फॉल 2024 के एडमिशन्स की डेडलाइन तकरीबन खत्म हो गई है, राइट? तो आप स्प्रिंग या फॉल 2025 के लिए अप्लाई करें। यहाँ यूएस में होता ही है कि फॉल में इनटेक ज्यादा होती है, स्प्रिंग में इनटेक होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन अब आप, चूंकि आपके पास शायद थोड़ा सा टाइम है, तो आप स्प्रिंग के लिए भी टारगेट कर सकती हैं, लेकिन बेसिक टारगेट आपका फॉल में चाहिए। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए आइलेट्स एक ऐसी चीज है जिसके बगैर हम अप्लाई का मतलब ये भी है कि अगर आप किसी प्रोफेसर को ईमेल कर रही हैं, राइट, तो वो प्रोफेसर कितना कंसिडर करेगा कि अगर आपने आइलेट्स का स्कोर अटैच नहीं किया हुआ साथ। मतलब फिर प्रोफेसर के पास बहुत सी ईमेल्स आती हैं, राइट? फिर वो समझते हैं कि ये स्टूडेंट अभी इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसने तो अभी आइलेट्स ही नहीं दिया। और आइलेट्स ऐसी चीज है जो प्रोफेसर भी वेव ऑफ नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मेरी स्टूडेंट से बात हुई है, इसको इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है, इसको आप ले लें, राइट?
तो आपको आइलेट्स जरूर करना चाहिए। ये वो चेक मार्क है जिसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकती। आइलेट्स है या डुलिंगो है, दो हैं, टॉफल है, लेकिन हम ज्यादा आइलेट्स पे जोर देते हैं, तो वो आप करें। अब आपके पास टाइम है, अपना प्रोफाइल इंप्रूव करें, ठीक है, लेकिन अब आपने थोड़ा सा इसको फेज आउट करना है। पहले आपने कौन सी चीज करनी है, फिर कौन सी चीज करनी है, आप सबको पैरेलल लेके चलना चाहती हैं। तो अगर मैं आपकी जगह हूं, मैं पहले आइलेट्स दूं, ठीक है, ताकि मेरा वो चेक मार्क क्लियर हो, मैं किसी को अप्रोच कर सकूं, कहीं अप्लाई कर सकूं। अगर स्प्रिंग के कोई एडमिशन है तो वहां कम से कम मैं एलिजिबल हूं अप्लाई करने के लिए, राइट। फिर साथ साथ मैं बिल्कुल ये हैकाथॉन्स में जाऊं, रीड कोड करूं, अपना प्रोफाइल इंप्रूव करूं, लिंक्डइन पे जिस तरह डॉक्टर जफर कह रहे थे कि मतलब ओवरऑल अपना प्रोफाइल भी इंप्रूव करूं। तो और जब आप अप्लाई करें ना, जिस तरह पहले एक क्वेश्चन था, आप कोशिश करें कि आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें। सिर्फ मास्टर्स के लिए अप्लाई करना जो होता है ना, वो फंडिंग के चांसेस कम कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है? प्रोफेसर आपको पैसे क्यों दे रहा है? वो ऐसे तो नहीं दे रहा कि उसको आप पसंद है तो आपका प्रोफाइल अच्छा लगता है तो वो पैसे दे देंगे। इनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनके लिए इनके पास फंडिंग होती है। उन फंडिंग से ये स्टूडेंट्स हायर करते हैं। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है कि वो अपने कोर्स वर्क के साथ एक प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। तो आपके फंडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें, मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी। आप प्रोफेसर को ये कहें कि मैंने पीएचडी करनी है, मैंने आपके साथ पीएचडी करनी है। फिर जिस तरह बात हो रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी नहीं करते, जो मास्टर्स के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, रिसर्च इज नॉट आवर डोमेन, हमें रिसर्च पसंद नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स करते हैं लेकिन उनको लगता है कि नहीं नहीं, मुझे तो रिसर्च करनी चाहिए थी, मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं पीएचडी करूंगा, राइट। तो प्रोफेसर्स को, अगर आप प्रोफेसर्स की मेंटेलिटी देखें, उनको वो स्टूडेंट ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि प्रोफेसर रिसर्च बैकग्राउंड से हैं, राइट। इसी तरह है कि जो उर्दू का टीचर है, उसको वो लोग पसंद आते हैं जो उर्दू को ऐसे कैरियर लेना चाहते हैं क्योंकि उसका फील्ड है। प्रोफेसर रिसर्च फील्ड में होते हैं। ये सारे पीएचडी हैं, इन्होंने जिंदगी में रिसर्च की है, इनको वो लोग पसंद आते हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं, ये उनको प्रेफर करते हैं। तो आप वहां पर अप्लाई करें। अगर आप सिर्फ मास्टर्स के लिए फंडिंग मांग रही हैं ना, तो उसके लिए फिर या टीए शिप होती है, क्या वो आपका टीचिंग असिस्टेंट हायर करें, वो उनकी पोजीशंस कम होती हैं। तो इस वजह से कोशिश ये करें कि आप जब प्रोफेसर को या अप्लाई करें मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी, कि मैंने पीएचडी करनी है, उसमें आपके फंडिंग के चांसेस, एडमिशन के चांसेस, सारा कुछ ये चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है। मास्टर की स्कॉलरशिप आई सर थिंक लेस देन 10% होती ओके, जी बिल्कुल, तो दैट्स सर ट्रू। मैं बैचलर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? है। पूरी दुनिया में हमेशा बैचलर के बाद ही पीएचडी के लिए अप्लाई होता है, 6th सेमेस्टर के बाद। इट इज वेरी स्ट्रेंज कि ओके सर। पाकिस्तान में इस बात का पता नहीं है लोगों को। ओके बिल्कुल, इट्स सर। काउंट, मतलब आप मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी कह सकती हैं, लेकिन हाँ, मतलब यू अप्लाई फॉर पीएचडी बट फर्स्ट यू डू मास्टर्स, मतलब आप मास्टर्स करते हैं या फिर सिंपल सा वर्ड है पीएचडी। ग्रेजुएट स्टडीज, जी ये दोनों को कर लेते हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी मैं करंटली 5th सेमेस्टर में हूँ अपने बैचलर्स के। तो मुझे जीआरई और आइल्स दोनों करने हैं। जब और जीआरई की अवेलेबिलिटी आई गेस 5 इयर्स की होती है और आइल्स की 2 इयर्स की होती है। तो मैं फिर आप लोग क्या रिकमेंड करेंगे, मुझे आइल्स कर लूँ पहले ही या फिर अभी जीआरई करूँ या और कब एग्जाम्स दूँ आइल्स के? आफ्टर 6th सेमेस्टर दोनों कर लें और आफ्टर 6th सेमेस्टर अप्लाई करना शुरू कर दें मेरे ख्याल में। ओके सर, सही, थैंक यू। आप ग्रेजुएट कब कर रही हैं? मतलब अगर आप अभी 5th में हैं, इट्स मार्च, तो 5th आपका एंड होगा, मतलब आप ग्रेजुएट करेंगी नेक्स्ट ईयर? 2026 में सर। अच्छा, राइट। हाँ, फिर अभी आपके पास टाइम है। मतलब आइलेट्स, अगर मैं आपकी जगह हूँ, मैं इस टाइम पे आइलेट्स नहीं दूंगा बिकॉज ऑफ द वैलिडिटी। अभी आपके पास, मतलब यू प्रॉब्ली शुड कम इनटू दिस आइलेट्स और जीआरई मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा। इफ आई वर यू, एट दिस टाइम मैं फोकस करूंगा सर कि मेरा सर प्रोफाइल। जून पे जो है ना, अगर इनका 5th सेमेस्टर अभी है तो जून में 6th खत्म हो जाएगा, राइट? ये कह रही है जून में 6th स्टार्ट 2026 होगा। में ये सर ग्रेजुएट बेसिकली करेंगी। मैंने अभी 4th के फाइनल्स दे दिए हैं, अभी 5th मेरा जो है नेक्स्ट ठीक है, मंथ स्टार्ट फिर हो फिर जाएगा। एक साल बाद दें। हाँ, फिर एक साल बाद आपका आएगा। तो ये साल आप हैकाथॉन्स में जाएं, हर महीने एक इंटरनेशनल नई जी टीम के सर। साथ काम करें,
ताकि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाए, आपको बात करना आ जाए, हम्म। हैकाथॉन में जाएं एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ मेंटर, एज अ जज, और साथ लीड कोड करें। और लीड कोड ये 1 साल जो है वो लगा देंगे, मैंने गूगल का इंटरव्यू क्लियर करना है। आफ्टर 1 ईयर आई शुड बी एबल टू क्लियर गूगल। अगर आप मेरी जो कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं, सही मैंने उनमें इंशाल्लाह। डिटेल से बात की है। जी जी, मैंने वो ये सुनी है। और इसके साथ एक और चीज़ ये थी कि अभी जो हम अभी सर ने जिनको अभी स्कॉलरशिप मिली है अभी, उनका नाम मैं भूल गई, उन्होंने भी अपनी सीवी दिखाई थी, तो उसमें था मीडियम पे और लिंक्डइन पे इन्होंने अपने आर्टिकल्स वगैरह शेयर किए हुए थे। तो आप ये रिकमेंड करेंगे अभी कि मैं करूं या वो एक एडिशनल चीज़ है? इट इज अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप डिजिटल मीडिया पे एग्जिस्ट नहीं करती तो नो बडी नोज यू, हम्म। तो आपको रेगुलरली करना चाहिए। ओके, सही, थैंक यू। ठीक है, अगर कोई बिल्कुल, बंदा दिन में ना आप लिंक्डइन मीडियम पे नहीं पब्लिश कर रहा, अपने आई कोड गुरु पे पढ़ा के अपने वीडियो लेक्चर नहीं शेयर कर रहा लिंक्डइन पे, तो दुनिया को नहीं पता चलेगा। सही सही सर। सही है, इवन लिंक्डइन को खुद नहीं जी पता चलेगा। जी। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ आप हैबिट बनाए देखें। मतलब हम में से बहुत लोग हैं जो दिन में 5 दफा फेसबुक खोलते हैं, 6 दफा इंस्टाग्राम खोलते हैं, ठीक है, 2 दफा टिकटॉक खोलते हैं। तो आप अपनी हैबिट बनाएं कि दिन में आप एक या 2 दफा लिंक्डइन जरूर खोलें, ठीक है, कंट्रीब्यूट करें, आर्टिकल्स लिखें, दैट इज मतलब दैट इज द वे टू गो। लेकिन एक दफा लिंक्डइन खोले जरूर, देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, लोगों के पोस्ट पे कमेंट करना शुरू करें, वहां आर्टिकल्स पढ़ने शुरू करें, लोगों की पोस्ट को लाइक करना शुरू करें, फिर खुद पोस्ट करनी शुरू करें, इस तरह खुद आर्टिकल्स लिखने शुरू करें। तो दैट दैट इज हाउ कि आप इस टेक्निकल कम्युनिटी में इन होंगे, और आपको मतलब आप दूसरों से भी सीखेंगे। लिंक्डइन पे लोग जो पोस्ट करते हैं, जब आप वो पढ़ते हैं, आपको पता चलेगा दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसी चीजें फेसबुक इंस्टाग्राम पे जी इतनी सर। नहीं आती। तो मतलब एक, जिस तरह सर कह रहे हैं ना, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आप लिंक्डइन ओपन तो करके रोजाना 1 दफा 2 दफा लिंक्डइन ओपन करके देखा करें कि लोगों की फीड्स क्या आ रही हैं, और फिर खुद जी लिखें। मतलब सिर्फ खोलने से या लाइक करने से आपका प्रोफाइल बिल्ड नहीं होगा, तो जरूर खुद लिखें। और उसमें ना अक्सर हम ये कहते हैं कि लिखने से ना हम घबरा जाते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं शायद मैं गलत लिख दूं। अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, वो पूछ रहे थे लीड कोड का मैं हर क्वेश्चन करके पोस्ट किया करूं। पोस्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इट डजंट नीड टू बी परफेक्ट। अगर उसमें ये गलती है तो ठीक है, ठीक है, आप एक स्टूडेंट है, कल को कोई आपको आपको ये तो नहीं कहेगा आपने लिंक्डइन में गलत चीज लिख दी थी। मतलब गलत का मतलब इट जी। वाज टेक्निकली नॉट करेक्ट। कोशिश करें हम्म। ठीक लिखें। लेकिन ये अक्सर डॉक्टर जफर कहते हैं, और मुझे उनकी बात बड़ी पसंद है, कि आप आधा घंटा 1 घंटा रखें, उसमें लिखें और पोस्ट कर दें। डोंट वेट कि आप 1 हफ्ता लिखेंगी और फिर पोस्ट करेंगे। अब लिंक्डइन इज नॉट, मतलब ये वो पब्लिकेशन तो नहीं है ना जो रिव्यू होगी, एक्सेप्ट होगी, जिसपे आपने बहुत ज्यादा काम करना है। तो इस तरह जी। आपकी ना राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होनी शुरू होंगी। आप पहले जिस तरह मोहम्मद अयाज कह रहे थे कि अगर वो अपना एसओपी या रिज्यूमे अगर 1 साल पहले देखें और आज देखें, हाउ मच इट हैज इम्प्रूव्ड। एक उनका प्रोफाइल इंप्रूव हुआ, दूसरा फिर आपको पता चलता है हाउ यू राइट, हाउ कन्विंसिंगली यू कैन राइट। तो जरूर लिखा है, आधा घंटा घंटा लिखा है कोई भी एक टॉपिक। अब देखें ना, एज ए स्टूडेंट अगर आप कोई ऐसा टॉपिक पिक तो नहीं कर सकेंगे कि जो इस वक्त किसी ने जिस पे कुछ लिखा ना हो, जो बिल्कुल अननोन हो। तो मतलब नोन जी टॉपिक्स हैं, वो लीड कोड के क्वेश्चंस हैं। मतलब अब हर क्वेश्चन पोस्ट करना शायद थोड़ा सा ओवर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छा समझ आ जाता है और आप समझ सकती हैं कि आप इसको अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हैं, तो व्हाई नॉट राइट अ पोस्ट। तो ये ओके। मैंने क्वेश्चन किया और मुझे ये अच्छा लगा। अब आपकी अप्रोच कोई नई तो नहीं होगी, ऑफ कोर्स, मतलब लोगों ने किया हुआ है ये वो काम, बट आपको अच्छी तरह समझ है, एंड देन यू एक्सप्लेन, 1 2 फिगर साथ बनाई, एंड दैट इज हाउ अ पोस्ट शुड गो। चलें, थैंक यस यू। सर, थैंक यू सो मच। जी अब वकर आप पूछ सकते हैं। सर मेरा बस ये सवाल था कि हाउ मच वेट डज अ पब्लिकेशन और रिसर्च पब्लिकेशन मतलब मेक योर प्रोफाइल बेटर, हाउ मच डज इट वेट? अच्छा, इसका क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आंसर। देखिए, मेरी अराउंड 50 पब्लिकेशंस हैं इस वक्त, ठीक है, और मतलब इट कुड हैव बीन 200, लेकिन मैं निकल गया। अब मैं चूंकि इंडस्ट्री में हूँ, तो अब हम मैं पब्लिश नहीं करता, ठीक है। अब डोमेन डिफरेंट हो गई है। पब्लिकेशंस की एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इट टेल्स हाउ मच रिसर्च यू हैव डन। लेकिन जिस तरह मैं भी लिंक्डइन आर्टिकल की बात कर रहा था ना, पब्लिकेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि इट इज रिव्यूड, और जो
अच्छे रिसर्च जर्नल्स हैं, जो अच्छी कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो आपके डोमेन में, आप जिस भी डोमेन में हैं, आपको पता होगा कौन सी टॉप कॉन्फ्रेंसेज हैं, उसमें पब्लिश करना इज वेरी डिफिकल्ट। और एक पब्लिकेशन रियली मीन्स अ लॉट, लेकिन इस पे टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और इन द एंड होता भी ये है, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में, कि आपने 1 साल लगाया पब्लिकेशन लिखने में, आपने सबमिट की, 6 महीने रिव्यू के बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब रिजेक्ट मतलब रिव्यूज ने कहा कि इसमें ये चीजें इंप्रूव करें, राइट? सो इट टेक्स ईयर्स। तो इस वजह से जो हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि मतलब हम डिस्कस, मतलब मैं आपको कभी भी डिस्करेज नहीं करूंगा पब्लिकेशन करने से, पब्लिकेशन करें, बट इट्स अ लॉन्गर वे। कितना इसका इफेक्ट है, मतलब इन द एंड आप, प्रोफेसर ने आपकी पब्लिकेशन पे आपको रिसर्च नहीं देनी, ठीक है? उनके पास अपने रिसर्च फील्ड्स हैं, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप सीरियस हैं, आप डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं, और आप रिसर्च करने के काबिल हैं, ठीक है? जिसमें पब्लिकेशन आपको हेल्प करती है। लेकिन ये चीजें जब आप हैकाथॉन से, कोडिंग कंपटीशन से, राइटिंग आर्टिकल से, ये वो सारी चीजें आपको उस तरफ एड करती हैं। लेकिन जनरली मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि अगर कोई पब्लिकेशन है, आप किसी चीज पे काम करें, आपका कोई फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है और आपको लग रहा है कि इट्स गुड, तो अप्लाई करने से पहले सबमिट कर दें। बहुत अच्छा मत लिखें, लेकिन आप कम से कम अपने प्रोफाइल में ये लिख सकते हैं कि आपने एक आपका पेपर अंडर रिव्यू है, वो रिव्यू में ही 6 महीने लग जाते हैं, ठीक है? तो इट स्टिल एड्स यू, राइट? लेकिन इस स्टेज पे मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूंगा कि 1 साल आप लगा दें और आप एक पब्लिकेशन पे पूरा पूरा फोकस करें और फिर उस पब्लिकेशन पे इतना टाइम लगाएं। देर आर अदर वेज टू कवर इट। बेस्ट हो गया ठीक है? सर, जी थैंक यू। सर, बड़ा ज़बरदस्त कवर किया। बस इसमें मैं एक डाटा पॉइंट दे दूं कि हमारे जितने स्टूडेंट्स गए हैं उनमें से शायद किसी की एक आधी पब्लिकेशन थी, बाकी किसी की नहीं थी। तो ऑल दो इट इज़ अ वेरी फैशनेबल थिंग कि जी पब्लिकेशन होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स इसके बगैर गए हैं सक्सेसफुली। अच्छा, सही हो गया। तो ये चैट में क्वेश्चन है कि सर अगर सीजीपीए को इम्प्रूव करने के लिए एक पेपर रीटेक किया हूँ तो उससे ट्रांसक्रिप्ट पर एस्टेरिक लग जाते हैं, क्या इस सूरत में हम अप्लाई कर सकते हैं? इससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और स्टाइलिंग वगैरह का कोई फर्क नहीं होता। मैक्सिमम प्रोफेसर एक्सप्लेनेशन मांगे पर वो आप दे सकते हैं कि पहले दिन भी कराए। तो CGPA इज द एक्चुअल थिंग व्हिच मैटर्स। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर अभी आपने बताया था MS लीड टू PhD, इट ऑफ 3 years प्रोग्राम। MS अमेरिका में जो PhD है वो कम से कम 5 साल की होती है। पहले 2 साल कोर्स वर्क होता है, और फिर आप डिफरेंट कोर्सेज लेते हैं और फिर 3 साल रिसर्च करते हैं। कुछ लोग इसे PhD कहते हैं, कुछ लोग मास्टर लीडिंग टू PhD कहते हैं। प्रोग्राम है ये। तो इसमें से 40% लोग आफ्टर 2 साल का कोर्स वर्क करने के बाद प्रोफेसर लोग कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच, मैं इंडस्ट्री जा रहा हूँ, और मास्टर की डिग्री ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी डिग्री देती है प्रॉपर मास्टर की। और कुछ लोग मास्टर PhD को कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, थैंक यू। मेरा ख्याल है आपको बड़े लोग मिलेंगे, मतलब जिसमें हमारे भी यूनिवर्सिटी में थे जिन्होंने 2-2 मास्टर्स किए होते थे US से, राइट? तो वो भी ये होता है, लोग एक मास्टर्स करते हैं फिर PhD शुरू कर देते हैं, फिर क्योंकि इट्स इट्स सच अ, मतलब यहाँ पर जिस तरह मैं भी कहूंगा, क्योंकि मैंने PhD यूरोप से की और मैं ये फील करता हूँ जिन्होंने PhD US से की उनको, उनकी नॉलेज बेस मेरे से ज्यादा है। और इसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोर्स वर्क पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है? बहुत एक्सटेंसिव कोर्स वर्क होता है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रेथ ऑफ नॉलेज है ना वो बहुत बढ़ जाती है। तो मतलब लोग 2-2 मास्टर्स कर लेते हैं लेकिन PhD नहीं करते, ठीक है? तो हाँ, मतलब इन दैट यू कम हियर, देन यू डिसाइड कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। मतलब PhD करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, रिसर्च है, आपकी ब्रेथ बढ़ती है, आप ज्यादा फोकस हो जाते हैं। लेकिन देर आर मेनी पीपल हु थिंक कि नहीं, बस मास्टर्स कर लिया, अब मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा और वहां पर काम करूंगा। चलिए ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। जी सर, यस अभी सर। आप पूछ सकते हैं। सर ये जो आपने बताया कि आप 2 साल में मास्टर्स कंप्लीट करें, उसके बाद जो 3 साल रिसर्च वर्क है वो अगर आप बीच में छोड़ना चाहें, आपको कोई जॉब ऑफर हो जाती है और आप वहाँ चले जाएं,
तो आप छोड़ सकते हैं। तो यानी इसका मतलब है स्कॉलरशिप के साथ कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होते कि आप बीच में नहीं छोड़ के जा सकते, या अगर आप चाहेंगे नॉट तो एट ऑल। और हाँ, स्कॉलरशिप से बगाव प्रोफेसर बहुत लोगों को देते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, आई एम गोइंग टू फाइंड अनदर कैंडिडेट। अच्छा, लेकिन अगर आपके आप बीच क्वेश्चन में बता छोड़ के जाना चाहें तो जा सकते हैं, यानी आपको वो ऑफ कोर्स अमेरिका में हर चीज एट विल होती है। एट एनी टाइम यू कैन से थैंक यू वेरी मच, एट एनी टाइम प्रोफेसर कैन से थैंक यू वेरी मच। राइट सर। और जो दूसरा ये बता रहे थे हमें डॉक्टर रिजवान के दो दो मास्टर्स कर लेते हैं, उसकी एक वजह मैंने ये सुनी है कि एक मास्टर्स के बाद जो आप 3 साल का ओपीटी प्रोग्राम है, अगर आप ओपीटी के बाद आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप दूसरा मास्टर शुरू करके फिर अपना एक और एक्सटेंड करा सकते हैं मजीद 3 साल के लिए ओपीटी। वो ये मोटिवेशन होती है या वैसे वो बस लर्निंग के नहीं, लिए जिसमें मास्टर्स कर रहे अभी मैं एक बंदे को यहाँ जानता हूँ, उसकी स्टार्टअप थी, उसने स्टार्टअप देखी काफी बड़ी अमाउंट से, फिर वो साल दूसरा मास्टर करने चले गए। तो लोग अपनी नॉलेज बेस ब्रेड कर ज्यादा वाइडन करते हैं ताकि अपडेट रहे इंडस्ट्री के साथ। ये ओपीटी वाली रीजन मैंने कभी नहीं सुनी एक्चुअली, मेरे लिए हो? में ओके, ऐसा नहीं। ओके सर। ठीक है। और मैंने ये भी नहीं सुना कि ओपीटी में किसी को वीजा ना हो, इट्स राइट। वेरी रेयर। अगर आप काम के हैं तो मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो ये है, कंपनी आपको अपने टोरंटो ऑफिस मूव कर देगी टेम्परेरीली जब तक आपका H1B वीजा नहीं होता। दैट इज द वर्स्ट केस। या सिंगापुर ऑफिस मूव कर देगी या लंदन ऑफिस मूव कर देगी। बेसिकली देयर इज नो वीजा प्रॉब्लम्स फॉर समबडी हु कैन डू द जॉब। ये फिर कंपनीज की हेल्प होती है। राइट सर। बिल्कुल, जो जनरली दुनिया में ना स्टडीज के स्कॉलरशिप्स के साथ स्ट्रिंग्स अटैच नहीं की जाती। ये एक मतलब हर जगह ऐसा नहीं है। जिस तरह एचईसी के स्कॉलरशिप्स थे वो कहते थे, अभी भी शायद कहते हैं कि आप वापस आए, लेकिन जनरली जो स्ट्रिंग्स हैं या वो अटैच नहीं होती या वो बड़ी लूज होती हैं। और यहाँ पर यूएस में तो मतलब जितना डॉक्टर जफर कह रहे थे, इट्स एट विल। आपने अ, मतलब एकेडेमिया में ऐसा नहीं होता, इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि आपको अगले दिन एम्प्लॉयर कह देता है नो यू आर नॉट नीडेड, डोंट कम नेक्स्ट डे। एकेडेमिया में ऐसा बहुत कम है क्योंकि प्रोफेसर जनरली उन्होंने देखे ना, उन्होंने आपको हायर किया एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया, उन्होंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, यू नीड टू, ही नीड्स और शी नीड्स यू इन द प्रोजेक्ट। तो लेकिन हाँ, आप कभी भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर जनरली ये इट्स अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी राइट, यहाँ पर ये चीजें बड़ी आम है। लोगों को जॉब मिल जाती है, वो कहते हैं नहीं, आई एम गेटिंग मोर मनी तो मैं छोड़ रहा हूँ। और यहाँ चूंकि इट्स अ मनी ओरिएंटेड सोसाइटी, लोग माइंड नहीं करते। मतलब उनको भी पता है कि आपको पैसे ज्यादा अगर मिल रहे हैं तो भाई यू कंटिन्यू इन अ जॉब और इन अ पोजीशन जहाँ पे पैसे कम। तो हाँ, राइट। बिल्कुल आप छोड़ सकते और आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको ये नहीं, आपका एम्प्लॉयर कहता है कि यार आपको अपनी यूनिवर्सिटी से क्लियरेंस कोई सर्टिफिकेट तो चाहिए होगा, कि उनको कोई कोई एतराज़ नहीं है आपके एजुकेशन छोड़ के हमारे पास आने में, और नहीं वो नहीं आपको नहीं 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 सर, ये वो मतलब इन दैट दे में आस्क यू अ सर्टिफिकेट कि आपने मास्टर्स कंप्लीट किया था, अगर आप किसी ऐसी पोजीशन के लिए अप्लाई करें जिसके लिए मास्टर्स रिक्वायर्ड है। बट नहीं, यहाँ पर ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे जो लोग आते हैं ना यहाँ पे, उन्होंने वापस जाना होता है राइट। ये हमें बड़ा लेट पता चला अभी कि मतलब मैं जिंदगी में हमेशा फुल ब्राइट को बहुत अच्छा स्कॉलरशिप समझता रहा और अभी भी है, इट्स अ वेरी गुड स्कॉलरशिप। लेकिन इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच है कि आपने वापस जाना है। और ये स्ट्रिंग यूएस गवर्नमेंट ने अटैच नहीं की हुई राइट, ये स्ट्रिंग आपका पेरेंट कंट्री अटैच कर रहा होता है। स्कॉलरशिप की नेचर इस तरह की है कि आपने वापस आना है। यूएस को कोई एतराज नहीं है कि आप ना जाएं वापस, लेकिन चूंकि स्ट्रिंग आपके पेरेंट कंट्री की तरफ से अटैच है तो देन पीपल हैव टू गो। और हमारे साथ अब कई लोग हैं जो बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग राइट, आप यहाँ आए, आपने मास्टर्स किया या आपने पीएचडी की और उसके बाद नाउ यू हैव टू गो बैक फॉर सम टाइम, फॉर 2 years, आई थिंक 2 या 3 years है, 2 years है शायद। यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री एंड देन कम बैक। तो वो स्ट्रिंग आपका पेरेंट कंट्री अटैच कर रहा होता है। तो दैट इज स्कॉलरशिप नेचर। तो फिर से कई दफा मुझे ये फील हुआ, जिन जो बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से हैं, जो उन्होंने जो एक स्टूडेंट था जो जॉब कर लेना चाह रहे थे हमारी कंपनी में, लेकिन अब उसमें फिर ये प्रॉब्लम आ गया कि ही हैज टू गो बैक राइट। और ये चीज इज मैंडेटेड। आप ना जाएं लेकिन फिर आप यूएस इमिग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, फिर वो हर्डल्स आ जाती हैं बिकॉज यू नीड टू क्लियर दैट। तो राइट सर, थैंक यू। जी सलीम, आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
अस्सलाम सर। मैं ना अपना एक काइंड ऑफ फियर क्लियर करना चाह रहा हूँ। लाइक आई डिड माई बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैंने किसमें ग्रेजुएट किया है, और क्या ये जो मतलब सिलसिला चल रहा है, सारी बातें हैं, मतलब अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद आई हैड CGPA ऑफ 3.2, इज इट फेयर इनफ टू कि मैं भी कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। देखिए जिंदगी आपको चांसेस देती है, ठीक है। आपका 3.2 जीपीए वाकई बहुत अच्छा नहीं है, मतलब आपको भी इस चीज की रियलाइजेशन है। अब इसको आपने कवर करना है किसी तरीके से, राइट। और ये रियलाइजेशन प्रोफेसर्स को भी होती है, हमें भी है, सबको है कि आप जिंदगी में हर वक्त यू आर नॉट परफॉर्मिंग एट योर बेस्ट, राइट। तो 3.2 इज नॉट अ बैड जीपीए, राइट। ये अच्छा जीपीए है, बहुत अच्छा नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन आप इस पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अब आपको अपना प्रोफाइल इंप्रूव करना है। आपने प्रोफेसर को ये बताना है कि ठीक है आपका जीपीए बहुत अच्छा नहीं है था उस वक्त, लेकिन नाउ यू आर वेरी फोकस्ड। तो ठीक है, उसके लिए हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो ये जितने स्टूडेंट्स यहाँ हैं, 3.8 या 3.9 पे तो नहीं आए हुए हैं, ठीक है। 3.3, 3.2, 3.1 इस पे स्टूडेंट्स आते हैं, बट यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रोफाइल, ठीक है। जिसमें ये हैकाथॉन्स हैं, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल है, आपकी टीचिंग है, जो आप कोर्सेज एडिशनल कोर्सेज ले रहे हैं, जो आई कोड गुरु ऑफर कर रहा है, यहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं, इट ऑल बिकम्स अ पैकेज, राइट। 3.2 जीपीए या पे अभी देखे ना, इट्स स्टिल लेस देन, इट्स नॉट लेस देन 3। जो लेस देन 3 होता है उस पर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज की क्राइटेरिया होता है कि लेस देन 3 पे वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, जहाँ पे प्रोफेसर भी वेव ऑफ नहीं कर सकता। तो यू आर नॉट अंडर दैट कैटेगरी, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। बस फोकस रखें, अपना प्रोफाइल इंप्रूव करें। जिंदगी आपको चांसेस देती है, राइट। कई जगह और उन चांसेस से जो फायदा उठा लेते हैं, दे आर द वंस जो सक्सीड होते हैं। तो बिल्कुल मेहनत करें, अल्लाह मियाँ पे भरोसा रखें, और जितनी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे। बट आई एम श्योर आपको सक्सेस मिलेगी इफ यू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। बिल्कुल। थैंक यू सर फॉर द इंकरेजमेंट। और एक और बात भी इससे जुड़ी हुई, लाइक मैंने जो CGPA वर्क की, बट अब शायद बैचलर में मैं इतना सीरियस नहीं था, और ना कोई गाइड करने वाला था, ना घर से इतना प्रेशर था कि यार पढ़ाई सही से करो। तो आई हैव मल्टीपल एप्स इन माय DMC बेसिकली। तो वो बात भी चल सकती है कि नहीं? मल्टीपल, सॉरी मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। एप्स मतलब कोर्सेज फेल एप्स आई एम सेइंग। ओ, एप्स की बात कर रहे हैं आप? या अच्छा, बट इन द एंड यू वर एबल टू क्लियर इट, राइट। या देखिए आई अब डू। जो जिस तरह वो एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मेरे उसमें स्टैटिक लगा हुआ है, राइट। अब आप एक प्रोफेसर के पास देखिए, उसने स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं और इतनी चीजें हैं, राइट। अगर मैं एक रिज्यूमे, एक जो है ना ट्रांसक्रिप्ट में स्टैटिक कहाँ से ढूंढना शुरू कर दूंगा, मतलब इट्स टू मच ऑफ अ वर्क फॉर मी, राइट। मैं ऑलरेडी एक स्टूडेंट को 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ, ऊपर से मैं तो अगर आपके एप्स हैं और आपने इनको इम्प्रूव किया हुआ है, सो दैट इज गुड, राइट। उसमें जो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं वो ये है कि देन आपने कुछ बताना है, राइट। यू हैव टू एक्सप्लेन कि क्यों आपका जीपीए कम था, एंड वी हैव रीजंस फॉर इट, राइट। कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, बट देन you need to, मतलब that adds कि it's something that you know you didn't do well and why you didn't do well, and now अब आपका ये प्रोफाइल है, और नाउ यू हैव इम्प्रूव्ड, राइट। नाउ आप अगर आपका प्रोफाइल देखा जाए तो अब आपने बहुत इम्प्रूव कर लिया। सो दैट इज द वे टू गो। तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखिए ना, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं कि आप अभी बैठ जाएं कि नहीं यार मेरा 3.2 है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो पाकिस्तान में आप जॉब ढूंढना शुरू करें, कोई जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह, तो बस फिर वो जॉब करते रहें। और एक ये है कि टेक अ रिस्क, जिस तरह मोहम्मद अयाज इन्होंने एक रिस्क लिया ना, अपनी जॉब छोड़ दी, ठीक है। मैं अभी जो मार्क जुकरबर्ग हैं, जो फेसबुक या मेटा के CEO हैं, इन्होंने भी जिंदगी में एक रिस्क लिया था। अगर ये गूगल ज्वाइन कर लेते आज ही सीनियर डायरेक्टर होते। इन्होंने एक रिस्क लिया जिंदगी में, इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू की जो फेल हो सकती थी, ठीक है लोगों, और यहाँ पर 100 में से 98 स्टार्टअप फेल होती हैं, ठीक है। बट ही टूक अ रिस्क एंड ही सक्सीडेड, राइट। तो आपने जिंदगी में रिस्क लेना है।
तो मेरा तो ख्याल है जरूर आपको ये ट्राई करना चाहिए, फुल एफर्ट लगानी चाहिए। ठीक है, जिंदगी में ना कोई ऐसा काम ना करें कि बाद में आप रिपेंट करें। फर्ज करें आप जिंदगी का 1 साल फुल तैयारी के साथ कोशिश करते हैं आप यूएस आए, ठीक है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, आप नहीं आएंगे, मतलब इट्स अ पॉसिबिलिटी राइट, हम 100% कभी भी कुछ कह नहीं सकते। क्या आप रिपेंट करेंगे कि आपने वो साल जाया कर दिया? नहीं। लेकिन अगर आप वो 1 साल नहीं लगाएंगे, ठीक है, आप वो कोशिश नहीं करेंगे, फिर आप सारी जिंदगी ये रिपेंट करते रहेंगे, यार मैंने शायद, वो मेरा दोस्त था उसका तो 3.1 था, वो मेरा एक दोस्त था उसका तो, वो मेरा जानने वाला था वो तो 3.05 था या 2.9 था, वो आज कहाँ बैठा हुआ है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो लोग हैं वो सारे कोई 4 जीपीए वाले तो नहीं आए हुए यहाँ पे, 3.9 वाले तो नहीं आए हुए यहाँ। आपको लोग नजर आते हैं जो, बहुत सारे लोग हैं जो, जिन्होंने जिंदगी में किसी स्टेज पे इम्प्रूव किया, राइट। और आप अपने साथ देखिए, आपके साथ एफएससी में जो टॉपर्स थे, वो सारे टॉपर्स टॉप कंपनीज में नहीं होते, ठीक है। आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी आप बहुत पीक पे होते हैं, फिर आप जिंदगी में देन यू स्लो डाउन। तो मैं आपकी जगह हूं तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल नॉट मेक इट कि मैं एक ऐसा पॉइंट ना बताऊं तो कभी बाद में जिंदगी में मुझे पछतावा हो कि यार उस टाइम पे मैंने ये काम, ये जिंदगी में 1 साल कुछ नहीं होता, राइट। जिस तरह अभी एक मैम कह रही थी मेरा 1 साल, या एक स्टूडेंट कह रहे थे 1 साल जाया, तो जिंदगी में 1 साल की क्या इंपॉर्टेंस है। आप जॉब शुरू करते हैं, आपसे 10-10 साल जूनियर लोग आपके बॉस लगे होते हैं यहाँ पर तो मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और यूएस में तो ऐसी सीनियरिटी की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना एज की इंपॉर्टेंस है। मैं यहाँ अपनी कंपनी में देखता हूँ, राइट, कि वो सीनियर सीनियर लोग हैं, उनके बाल सफेद है, और यंग यंग से लोग उनके मैनेजर्स बने हुए हैं। वो क्यों बने हुए हैं? बिकॉज दे एक्सेल्ड, उनको चीजें आती थी, कंपनी मैनेजमेंट ने फील किया कि ही कैन लीड, ही नोज थिंग्स, ही कैन ड्राइव द प्रोजेक्ट, उनको उन्होंने प्रमोट कर दिया। अब उनसे नीचे वाले क्या रिजाइन करते हैं इस बात पे कि मेरे से जूनियर को प्रमोट कर दिया? नहीं, बिकॉज उनको भी पता है, सबको ये रियलाइजेशन है, यू डू वेल, यू एक्सेल, राइट। तो बिल्कुल आप जरूर कोशिश करें, और आप इस फोरम पे हैं, जितनी हम हेल्प कर सकते हैं जरूर करेंगे आपकी। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। जी सर, जी बस मैम मैं सबरीन। कमेंट अस्सलाम से एंड वालेकुम करना सर। चाहता था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जी जी, तमीम आपकी है आवाज आ और रही मैं है। इस वक्त मैं इस वक्त 7th सेमेस्टर में हूँ और मेरा आगे मतलब फॉरेन में अप्लाई करने का इरादा है मास्टर्स के लिए। मेरी सीजीपीए 3.3 है। तो सर मतलब क्या चांसेस है मेरे कि मेरी होगा या नहीं होगा, या मुझे आगे क्या करना चाहिए? जी जुबैर, आप रिप्लाई करें। जी सर। आपके 100% चांसेस हैं अगर आप आईकोड गुरु के ऊपर रेगुलर हो जाती हैं इसके बाद, क्योंकि इस टाइम पे आई कैन फील कि आपके रेज्यूमे के अंदर कोई भी इंटरनेशनल अवार्ड्स या इंटरनेशनल हैकाथॉन्स नहीं है जिनको अगर आप ऐड करें और आप अपने नर्व्स को स्ट्रांग करें, वो ऐसे कि आप आईकोड गुरु के सेशंस में पढ़ाएं, तो आई बिलीव दैट यू विल बी एबल टू कन्विंस एनी प्रोफेसर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स कि आप उनके लिए एक बेस्ट कैंडिडेट है। तो आप डॉक्टर जफर शाहिद की, अगर आपने 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स नहीं सुनी हुई, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो सुन लें, ताकि आपको रोड मैप मिल जाए कि किस तरह से आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका 7th सेमेस्टर हो गया, आपको चाहिए कि आप इस जुलाई में आइल्स दे लें और जीआरई कर लें, और उसके साथ अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, और आप इन द मेन टाइम आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें। उस इस चीज़ को बेहतर तरीके से डॉक्टर जफर शाहिद ने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो चैट में आप सर्च करें, मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किए हैं डॉक्टर जफर शाहिद के, आप 4 वेबिनार सुन। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू जुबैर जफर। अगर मतलब मैं आपकी जगह हूं ना, तो मैं सबसे पहले आइलेट्स दूं इस स्टेज पे। देखिए, आपको फेज आउट करना है, चीजें बहुत ज्यादा आप कर सकती हैं, राइट। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी जगह हूं तो मैं आइलेट्स दूं, क्योंकि ये वो टिक मार्क है जो मैंने करना ही करना है, right? उसके बाद मतलब आइलेट्स पे फोकस करूं, और उसके बाद फिर मैं अपना प्रोफाइल इंप्रूव करूं, राइट। ये जैसे हम थ्रू आउट अभी यही कहते रहे हैं कि मैं हैकाथॉन्स में जाऊं, कोडिंग कंपटीशन में जाऊं, पढ़ाऊं, कोर्सेज लूं, ठीक है, लिंक्डइन, ये सारा कुछ कंबाइंड है जो कि इस प्लेटफॉर्म पे आप कर सकती हैं, ठीक है। फिर आप जीआरई दें, जीआरई ऑप्शनल है, हमारे हर स्टूडेंट ने जीआरई नहीं किया हुआ, जो स्टूडेंट्स यहाँ हैं हर एक ने जीआरई नहीं किया हुआ। इट्स अ गुड टू हैव, हम जरूर रिकमेंड करते हैं कि आप करें। लेकिन अब आप अगर मेरे से पूछ रहे हैं जीआरई और आइलेट्स, तो आइलेट्स तो करना ही करना है, उसके बगैर तो मैं आ नहीं सकता। या डुलिंगो है, मतलब कोई इंग्लिश प्रोफेशनल टेस्ट या टॉफल है, वो तो करना ही करना है। जीआरई आफ्टर कोविड काफी यूनिवर्सिटीज जीआरई नहीं मांगती,
बट स्टिल इट इंक्रीजेस योर चांसेस, राइट? जिस तरह हैकाथॉन से इट इंक्रीजेस योर चांसेस, कोडिंग कंपटीशंस ये आपका प्रोफाइल बेहतर बना रहे हैं, ठीक है, ये आपको जो है ना बाकी स्टूडेंट से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो फिर देखें कि क्या चीज इस स्टेज पे आपकी इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपकी एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकती है, पहले उसको क्लियर करें, फिर देखें कि आपकी एप्लीकेशन ऊपर कैसे आ सकती है। ठीक है, एक तो है कि आप अप्लाई नहीं कर सकती, पहले उन हर्डल्स को क्लियर करें, फिर ये देखें कि आपने, ठीक है आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन आप आपकी एप्लीकेशन कंसिडर भी तो होनी है, किसी प्रोफेसर ने इसको पिक भी करना है, तो क्या वो चीजें आप ऐड करें तो आपकी वो एप्लीकेशन पिक हो। तो देन आई विल ट्राई टू फेज आउट, अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं तो इस तरह करने की कोशिश करूंगा। थैंक जी यू सर। अदनान, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आप पूछ लें। सर मेरी प्रोफाइल है, मैं फाइनल ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मेरा CGPA 3.7 है अराउंड, और 270 लीड कोड प्रॉब्लम्स हैं। अभी मैं एक डायलेमा में स्टक हूँ कि 4 मंथ तक ग्रेजुएशन में, अभी अभी मेरे पास 60,000 रुपीज़ सेविंग्स हैं, तो अभी मैं एग्री करूँ या फिर आइट्स करूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट एक टेस्ट के लिए मुझे जॉब करके मतलब कलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर अभी ग्री ना करूँ तो फिर ग्री की जो प्रिपरेशन होगी वो जॉब के साथ हो नहीं सकेगी। अच्छा, अभी मैंने ये पहली दफा सुना कि कोई बंदा GRE को गरी कर रहा है, तो ये नॉर्मली GRE कहते हैं लोग इसको। और हाँ, आइल्स मैंडेटरी है, तो आइल्स करें फिर आप पहले। जी अदनान, आप पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि आप बात कर रहे थे कि अपनी प्रोफाइल करें, पोस्ट करें कि आपका हैकाथॉन में जाएं और कोडिंग कंपटीशन में जाएं, लेकिन सर मैं अभी रिसेंटली MS किया है मैथमेटिक्स में, तो मेरा ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है कोडिंग का बिल्कुल भी। तो अभी मैंने ज्वाइन किया पिछले वीक आई कोड गुरु। तो कल मैंने देखा था कि वो क्लासेस भी एंड हो रही हैं कोडिंग की। तो सर कैसे हम इसको फिर compete कर सकते हैं, मतलब हम कोडिंग कंपटीशन में इन्वॉल्व हो सकता हूँ मैं अभी? यार, कोडिंग कंपटीशन में जाने के लिए कोडिंग जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। वर्स्ट केस आपके स्कोर कम आएगा। कोडिंग कंपटीशन, हैकाथॉन्स पैरेलल ट्रैक हैं कोडिंग के साथ साथ, दोनों को पैरेलल लेके चलना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर तो ये पब्लिकेशन मस्ट होनी चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, US के लिए कोई, या? यार, अगर आपने हमारा ये वेबिनार ही सुना है ना, तो जी जी, हमारे शायद ही किसी स्टूडेंट ने पब्लिकेशन की है, तो ठीक पब्लिकेशन के बगैर स्कॉलरशिप हो जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, एक चैट में क्वेश्चन है, मैं पहले वो पढ़ देता हूँ। मुझे पर्सनली आया 2-3 दफा कि सर मेरा बैचलर्स 2001 का है, और मेरा सिर्फ CGPA था उसमें वो 2.4 था, और फिर मैंने दोबारा से मास्टर्स किया है 2022 के अंदर, जिसमें CGPA 3.02 है। मेरी एज 47 ईयर्स है। क्या मैं इस सिनेरियो में फुली फंडेड US से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? प्लीज गाइड मी। जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हमारे जो सबसे सीनियर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिले, उनकी एज 55 है, तो 40 में भी हमारे हैं क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स 40s में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर। जी सुभान। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कि अभी मैं क्या कहते हैं, अभी मैं डेली बेसिस के ऊपर लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, और मंथ में जो है वो 1 to 2 हैकाथॉन्स में जा रहा हूँ। तो मैंने ये पूछना था कि जैसे सर आइल्स की बात करें तो उसके लिए मुझे कितना टाइम स्पेयर करना चाहिए, कि आइल्स की प्रिपरेशन के लिए कितना मतलब लाइक 1 मंथ या 2 मंथ, कितना टाइम लग जाएगा इसके लिए, और वो कितना मुझे टाइम इसके लिए रखना चाहिए? ये हर बंदे के लिए डिफरेंट है ये। तो जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो यू कैन हैव अ फील ऑफ योर सेल्फ कि आपको कितना टाइम चाहिए और कितना नहीं चाहिए। जिनको प्रैक्टिस एग्जाम टेस्ट करते हैं जब आप, तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये कुछ लोग 1 महीने में कर लेते हैं, कुछ लोग 4 महीने में करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आइल्स में बैंड अच्छा है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। तो इसलिए उस वक्त तक तैयारी करें जब तक आपको लगे कि आप और इम्प्रूव हो। ऑलराइट सर, थैंक यू। सर ये चैट में क्वेश्चन था कि अगर आई कोड गुरु को ज्वाइन नहीं करें
फिर हाउ परसेंट चांसेस ऑफ स्कॉलरशिप, और इन्होंने दोबारा से मेंशन किया हुआ है कि सर 90% स्टूडेंट्स हु गॉट स्कॉलरशिप प्रीवियस ईयर्स दे डिड नॉट नो अबाउट आई गुड गुरु। ये दोबारा क्वेश्चन रीड कीजिएगा। 90% कौन से स्टूडेंट? सर जिन्होंने इससे पहले स्कॉलरशिप हासिल की है उन्होंने आई कोड गुरु नहीं ज्वाइन किया था, अच्छा, ऐसे लिखा हुआ है। जी जी। बिल्कुल। जिन्होंने आई कोड गुरु से पहले स्कॉलरशिप ली है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उन्होंने मोस्टली कोटा तो उसमें दो कंडीशन है, उसमें उन्होंने कोटा बेस्ड या ज़कात बेस्ड स्कॉलरशिप ली है, ओपन स्कॉलरशिप से नहीं ली। पाकिस्तान की किसी भी टीयर 1 यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं लेते ओपन स्कॉलरशिप। दूसरी चीज, उनमें से मोस्टली लोग, आप कह रहे हैं प्रिविलेज्ड क्लास होती है, या तो उन लोगों को पहले जानने वाला होता है, या उन्हें अवेयरनेस होती है, या उनका जीपीए बहुत स्ट्रांग होता है। आई कोड गुरु से जो लोग स्कॉलरशिप लेते हैं वो टीयर 2 टीयर 3 यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, जो देहात से हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता और वो स्कॉलरशिप ले रहे हैं। तो आई कोड गुरु इज फॉर द कॉमन पब्लिक, 99% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले जो लोग स्कॉलरशिप लेते थे वो टॉप 1% में थे। तो अगर मैं अपना बताऊं कि अगर मैं आई कोड गुरु पे नहीं हूँ तो शायद मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। मुझे पता ही नहीं होगा कि प्रोफेसर से कैसे बात करनी है, मुझे ये भी नहीं पता चलेगा शॉर्टलिस्ट कैसे होना है। जब प्रोफेसर इंटरव्यू करेगा अमेरिकन प्रोफेसर इंग्लिश में, तो मेरे से वहां भी परफॉर्म नहीं होगा कि मैं ओपन स्कॉलरशिप ले सकूं। मैं अमेरिका पहुंच भी जाऊं तो मास्टर में परफॉर्म करना काफी चैलेंजिंग होगा, और अगर वो कर भी लूं तो गूगल एप्पल जैसी कंपनी में जाना तकरीबन मिशन इम्पॉसिबल होता है। जो लोग यहाँ पे आते हैं मास्टर करने, उनमें से मोर देन 90% कभी भी पूरी जिंदगी अच्छी कंपनी में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस ही नहीं होती कि करना क्या है। तो हाई कोर्ट गुरु के हमारे जो बच्चे हैं, इंशाल्लाह दे आर टारगेटिंग वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज। दे विल बी कम्पीटिंग विद ग्रेजुएट्स ऑफ एमआईटी, स्टैनफोर्ड, येल, हार्वर्ड, और उनसे बेहतर परफॉर्म करें, और अभी भी कर रहे हैं इंडस्ट्री। आई होप इट आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू सर। अच्छा ये अभी आपने रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है कि कितना टाइम चाहिए आइल्स जीआरई करने के लिए। तो आप आप स्लैक पे पूछें तो आपके साथ ना मैं डॉक्टर जफर शाहिद का एक वेबिनार शेयर कर दूंगा कि आइल्स और जीआरई को कैसे करना चाहिए। ये जो टाइम अच्छा है ना, सर। जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, सॉरी कि टाइम थोड़ा जी सा जी सर प्लीज वेरी कंटिन्यू। करता है कि आप कितनी जल्दी चीजें सीख लेते हैं। लेकिन आइलेट्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये आपसे ज्यादा बेहतर शेयर कर सकेंगे, क्योंकि जिन्होंने दिया है अभी। लेकिन मेरा ख्याल है 1 महीना अगर आप फोकस करके पढ़ें तो 1 महीना काफी है, बल्कि ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें ये आयल्स ना के सोचें लिए कि बिल्कुल आइलेट्स के लिए, मतलब ये ना सोचेंगे आपको 3 महीने आइलेट्स के लिए चाहिए होता है ना। आप जिंदगी में प्लान बना रहे 3 महीने आइलेट्स करूंगा, 3 महीने जीआरई करूंगा, मतलब इफ यू आर फोकस्ड 1 महीने में यू शुड बी एबल टू डू इट। क्योंकि हमारा देखिए ना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे तो इंग्लिश है, ऐसा थोड़ी है कि हमने इंग्लिश सीखनी है। और बाकी जो यहाँ की इंग्लिश है ना, वो तो मुझे भी समझ नहीं आती। मैं इंग्लिश मूवीज इसलिए नहीं देखता कि मुझे समझ नहीं आती ज्यादातर उनकी बातें। तो वो एक चीज है जो हम थोड़ा सा देखते हैं। लेकिन आइलेट्स में इनमें देखें ना, मुझे लेक्चर से इनके समझ आ जाते हैं। तो हमें ये एडवांटेज है कि हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहा है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है मतलब 1 मंथ शुड बी गुड इनफ। लेकिन जरूर जब आप आइलेट शुरू करेंगे, फिर आप देखें ना उसके प्रैक्टिस टेस्ट से खुद ही आपको अंदाजा हो जाएगा वेयर यू आर यू रेडी टू गो फॉर एन एग्जाम। ठीक है, तो फिर आप एग्जाम के लिए जाएं वंस यू थिंक यू आर रेडी। चलें, थैंक यू। थैंक यू सर। सर ये क्वेश्चन है कि सर आपने बोला था 1 year डज नॉट मैटर, बट इन पाकिस्तान इट इज गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू गेट वीजाज एंड द सिचुएशन इज रियली अनप्रिडिक्टेबल राइट नाउ। इसको दिमाग में रख के गैप ईयर या साल जाया होने पर क्या ओपिनियन है आपका? अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान में नॉर्मली वीजा की प्रॉब्लम होती है वो विजिट वीजा की होती है। स्टूडेंट वीजा में नॉर्मली उनको प्रॉब्लम होती है जो सेल्फ फंडेड होते हैं। तो क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो एम्प्लॉयर है वो यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो इसलिए हमारे स्टूडेंट का जो अभी तक वीजा इंटरव्यू है वो 2 से 3 मिनट का होता है, और उसके बाद उन्हें अप्रूव हो जाता है। तो अगर आपके पास, यानी कि एक फायदा ये है फुली फंडेड स्कॉलरशिप का कि आपका वीजा तकरीबन गारंटीड है। जी नेक्स्ट।
दूसरी चीज जो प्लानिंग है, प्लानिंग अगर मैं आपकी जगह कर रहा हूँ तो मैं ऐसे प्लानिंग करूंगा कि लेट अस स्टार्ट, तो फिर खुद ही चीजें अनकवर होती जाएंगी कि अच्छा मेरे में अपनी कितनी एनर्जी है, मुझे कितना टाइम लगेगा चीजें प्रिपेयर करने के लिए, और उस लिहाज से आप अपने आप को फाइन ट्यून करते जाते हैं। तो शुरू में विदाउट नोइंग कि आप कितनी स्पीड से लर्न कर पाएंगे, ये काफी मुश्किल होता है प्लान। तो उससे बेहतर है मसलन आप ये प्लान कर लें, अगर आप पढ़ रहे हैं कि मैंने रोजाना 1 घंटा हाईकोर्ट गुरु को देना है, तो फिर मैं देखता हूँ कि मैं इससे ज्यादा दे सकता हूँ या मुझे कुछ और या इससे भी कम देना है, तो ऐसे आप ट्यून कर सकते हैं आपको। सर ये और क्वेश्चन है कि आई एम अनटच विद माय ओल्ड प्रोफेसर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी सिंस इट हैज बीन 4 years दैट आई एम वर्किंग इन इंडस्ट्री एज अ एसक्यूए इंजीनियर। हाउ कैन आई पिच फॉर स्कॉलरशिप एंड हाउ टू गेट एलओआरस? पाकिस्तानी हमारे स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं, वो हम उन्हें हेल्प करते हैं इंटरनेशनल एलओआर लेके देने के लिए, जापान से, अमेरिका से, इंग्लैंड से। पाकिस्तानी एलओआर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को जानता कोई नहीं है। और दूसरा ये भी एक शक होता है कि शायद ये क्योंकि जानने वाला होगा प्रोफेसर इसी एलओआर दे दिया, तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप एक स्टैंडर्ड एलओआर लें यूनिवर्सिटी से, और वो आप उस प्रोफेसर से जाके साइन करवा लें जिससे आपने फाइनली ये प्रोजेक्ट किया हुआ या कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, प्रोफेसर साइन कर देते हैं। और बाकी 3 इंटरनेशनल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलओआर में सॉलिड कंटेंट हो जिससे प्रोफेसर को लगे, पता चले कि ये बंदा काम करने का। एलओआर में एडजेक्टिव्स ना हो कि ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज वेरी ओबीडिएंट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। जब किसी एलओआर में इस तरह के वर्ड आते हैं ना, तो वहीं पे प्रोफेसर का मूड ऑफ हो जाता है कि ये बस ना कहानियां लिखनी। तो हम अपने स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करते हैं प्रॉपर एलओआर लिखने में, और एंड दैट इज द आई बिलीव दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हमारे स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप इतने ज्यादा होते हैं। सर ये एक और क्वेश्चन है, एनी इंटेल रिगार्डिंग अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स? जस्ट gave the SAT with a fairly good score and FSC almost gonna be complete. I have made a profile on Common App, but I kinda perplexed. If anyone could guide me regarding this, i.e. the admission process, is there still for time for a spring 2024 admissions in engineering programs? Just curious. जुबैर, आप थोड़ा सा समराइज कर सकेंगे? मुझे थोड़ा क्वेश्चन समझ नहीं आया इनका। सर बेसिकली वो बैचलर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं यूएस के अंदर। ओह, अच्छा अच्छा। या बैचलर्स में एडमिशन यूएस में थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब यहाँ पर ज्यादातर फंडिंग, मतलब एडमिशन तो आसान है लेकिन फंडिंग मुश्किल है। मतलब हमारी बहुत कम एक स्टूडेंट है जिनका बैचलर्स में हुआ है, लेकिन इट्स वेरी कम्पिटिटिव। और एडमिशन आपको मिल जाएगा बट इट्स एक्सपेंसिव अगर आप अपने खर्चे पे आएंगे। तो हम जनरली स्टूडेंट्स को जरूर एडवाइस करते हैं कि जनरली आप बैचलर्स पाकिस्तान से करें, मास्टर्स पीएचडी या के लिए यहाँ पर टारगेट करें। तो सर जफर, आप कुछ ऐड करेंगे? हाँ बिल्कुल, अंडरग्रेड के लिए बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, और अंडरग्रेड में स्कॉलरशिप भी नहीं होते, तो अनलेस का आपके पास बहुत फजूल पैसा पड़ा होगा, मेरा ख्याल है कि अमेरिका से एमएस करने की, अंडरग्रेड करने की जरूरत नहीं। सर एक और क्वेश्चन है कि फैंग ऑफिसेज आर आल्सो इन यूरोप, देन व्हाई दे आर नॉट रिकमेंडेड? क्योंकि अमेरिका में आना बहुत आसान है। अमेरिका में जब आप आते हैं तो आप अपने सिबलिंग्स की, बहन भाइयों की, पेरेंट्स की, बहन भाइयों के बच्चों की, सबको इमिग्रेशन पे बुला सकते हैं। यूरोप तो अब जो बच्चा वहाँ पैदा होता है उसे भी इमिग्रेशन नहीं देता। प्लस अमेरिका में जो स्कॉलरशिप्स हैं, जो सैलरी अमेरिका में वो 5 to 6 टाइम ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू यूएस, सॉरी एज कम्पेयर टू यूरोप। और इसके अलावा अमेरिका इज मोर पब्लिक टू इमिग्रेंट्स येट। तो यूरोप में अभी चीज़ें सैचुरेट हो गई हैं, वहाँ जॉब्स भी नहीं है और बाकी चीज़ें थोड़ी मुश्किल। सर ये क्वेश्चन है कि सर व्हाट शुड वी कीप इन माइंड व्हाइल गिविंग एन इंटरव्यू टू प्रोफेसर?
सबसे पहले आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए और आपने प्रैक्टिस इतनी की हो कि आप में भी प्रोफेसर को इंटरव्यू दे सकें तो आपकी टांगे ना फंसे। अगर आपने बहुत ज्यादा अगर आप इंटरनेशनल हैकाथॉन में नहीं गए और आपने आई कोड गुरु को पढ़ाया नहीं है और आप नॉर्मल स्टूडेंट है मेरी तरह के, तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि प्रोफेसर किसी अमेरिकन स्टूडेंट को, इंडियन को, यूरोपियन को छोड़ के आपको हायर करेगा। इट डजंट मेक सेंस और आपसे बोला भी नहीं जाएगा। अब ये टांगे कांप रही होंगी, जुबान कांप रही होगी, आधी चीजें भूल जाएंगे आप। तो जब ये सारी चीजें अगर आपने ये कर ली हैं तो फिर प्रोफेसर को नजर आ जाएगा कि आप अच्छे स्टूडेंट। देखें, जो सूरज है ना वो आसमान पे होना तो वो सबको नजर आता है। 19-20 का फर्क हो सकता है लेकिन सब ये मानेंगे कि सूरज है। जब आप एक अच्छे सॉलिड कैंडिडेट होते हैं तो सबको नजर आता है कि आप सॉलिड कैंडिडेट है। 19-20 का फर्क हो सकता है सिर्फ। तो बेसिकली प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छे हैं। बाकी जगह इंटरव्यू जब आता है प्रोफेसर के साथ तो हम खुद उनको प्रिपेयर करते हैं, हम खुद एक्सप्लेन करते हैं अमेरिकन प्रोफेसर को अमेरिकन इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है अपने आप को, बाद में थैंक यू कैसे करना है, दरमियान में कौन सी चीज कितने मिनट पे कहनी है। वी प्लान द होल इंटरव्यू विद अवर स्टूडेंट, तो दैट इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। जब आपका प्रोफाइल रेडी हो, प्रोफेसर से बात हो, फिर हमें बताएं तो हम आपके हेल्प करें। Does it make sense? यस सर, इट डज। अच्छा सर, दो सिमिलर क्वेश्चन है, मैं दोनों रीड कर देता हूँ। आई कोड गुरु पर कौन से सेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गेटिंग अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, बिकॉज देयर आर मेनी सेशंस देयर एंड कवरिंग एवरी सेशन इज नॉट पॉसिबल। सर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेकिंग स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। जी, आई कोड गुरु कोई ऐसा सेशन जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए, हम वो कभी आई कोड गुरु पे नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारा टाइम इतना भी फर्क नहीं है भाई। तो हम सब सेशन मुख्तलिफ टाइमों पे मल्टीपल सेशन इसलिए चला रहे हैं कि जिस बंदे के पास जिस टाइम टाइम है वो आके अटेंड कर ले। तो हम रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट आपको 1 आवर डेली स्पेंड करना चाहिए। अगर आप फुल टाइम आई कोड गुरु पे आ रहे हैं फिर 3-4 घंटे स्पेंड कर लें, फिर जल्दी आपकी तैयारी हो जाएगी। और दूसरा, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल का ये मतलब है कि जब प्रोफेसर आपका प्रोफाइल देखे और किसी अमेरिकन ग्रेजुएट का प्रोफाइल देखे, यूसी बर्कले से, हार्वर्ड से, एमआईटी से, तो उससे लगे कि पोटेंशियल आप में ज्यादा उसमें नहीं है, बेशक अच्छी यूनिवर्सिटी में है। और वो कैसे बनता है? आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, एटलीस्ट 100 वर्ड्स पर मिनट। उसके लिए रोजाना प्रैक्टिस करें, क्योंकि टाइपिंग स्पीड के लिए किसी हाईटेक यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी बंदे की अच्छी सकती है। फिर आपका लीड कोड बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप 1 मंथ हैकाथॉन में जाएं तो वो एमआईटी के बंदे के पास नहीं होती, वो आपके पास होंगी, तो आपको प्रोफाइल ज्यादा चमकेगा। पर जब प्रोफेसर आपसे इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो आपकी सॉलिड कमांड हो उन चीज़ों के बारे में, उसे ये ना लगे यार इसने बस हाजिरी लगवाई थी बाकी तो काम तक केस होता है, ये स्पीकिंग पार्टनर नहीं टाइम पर जाते। और इन सब के साथ आप अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो कम से कम 2 साल पहले से लिंक्डइन के ऊपर। तो जब प्रोफेसर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल देखे तो उससे लगे वाह यार ये तो बंदा इंडस्ट्री के साथ अटैच है, ये खुद इंटरनेशनल लोगों की पोस्टों पे कमेंट करता है बड़े सॉलिड किस्म के, या इंटरनेशनल लोग इसकी पोस्टों पे कमेंट करते हैं बड़े सॉलिड किस्म के, तो इसका से रिपोर्ट बनती है। जी सर, ये क्वेश्चन है कि हाय सर, आई हैव गॉट एडमिशन इन यूएस फॉर मास्टर्स इन एमएस डेटा एनालिटिक्स, बट आई हैव नॉट येट रिसीव्ड एनी फंडिंग। द program director of university recommends that I should apply for visa and show funds to visa officer. When I reach campus, he says he will process my scholarship application right away and will support my education. Should I apply for visa? Your insights, thanks. देखिए, अमेरिका में स्कॉलरशिप अगर नहीं है तो सिंपल एडमिशन एक मजाक है, इसे सीरियस ही नहीं लेना चाहिए। सिंपल एडमिशन तो आपको 20 मिल जाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे 4,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, और यहाँ पे आके फंडिंग आपको फिर पहले सेमेस्टर में नहीं मिलेगी। अगर आप पहले सेमेस्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है कि आपको सेकंड में मिल जाए। तो मेरा ख्याल है कि क्या कहते हैं कि यूनिवर्सिटी आपको फंडिंग नहीं देगी, सेफली स्पीकिंग। तो उससे बेहतर है, देखें अगर आप अपने पैसे लगा के अमेरिका आ भी जाते हैं तो, और आप अच्छे नहीं हैं टेक्निकली, तो आपको जॉब तो मिलनी नहीं अच्छी कंपनी में।
और उससे अगर आपको आपने जॉब अच्छी कंपनी में लेनी है तो आपको 6 महीने से 1 साल की तैयारी करनी पड़ेगी जॉब छोड़ के। तो जब उस टाइम पे तंग होना है तो क्यों ना अभी से अपना प्रोफाइल अच्छा किया जाए और स्कॉलरशिप लेके जाया जाए। आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस। जी नेक्स्ट। Sir, I got a 15% scholarship. Should I email the uni for more? Is there any chances they would increase this? Yeah, should I focus on the next cohort? स्कॉलरशिप हमेशा 100% होता है। ये 15% तो वैसे ही क्या कहते हैं इनके लिए मजाक किया छोटा सा है। तो स्कॉलरशिप मेरा ऐसे 100% होता है तो आपके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है। चले जी नेक्स्ट। जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? डॉक्टर जफर शायद से डॉक्टर रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं सिलिकॉन वैली से, तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होता। आप इंश्योर करें कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी एम्बिग्यूटीज हैं, जो आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू स्कॉलरशिप्स कैरियर, आप यहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सर मेरा मैंने क्वेश्चन ये है 6 मंथ हो गए कि अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली कंप्यूटर साइंस में, और मेरी CGPA 3.75। तो अभी मतलब ये एडमिशन वगैरह कब आते हैं US के, और प्रोफाइल को कैसे मैं अपनी स्ट्रॉन्ग करूं? तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर दे नहीं दिया हमने मल्टीपल दफा। सर हैकाथॉन में मतलब जा रहा हूँ, लेकिन वो समझ नहीं आ रही अभी। ये मतलब AI वाला जो आया है उसमें अप्लाई तो किया, लेकिन टाइम लगा। आपने हैकाथॉन के चैनल में आके बताया स्लैक पे कि मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी हेल्प करो। वहां पे आई विल बताया टेक द नहीं, स्लैक वो पे। कहते थे वेबिनार होना है, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आप ये काम करते रहे तो 5-6 हैकाथॉन बाद आपको समझ आना शुरू होगी। ठीक है सर, ये कितना टाइम लगेगा? मतलब अभी डिग्री भी मुकम्मल हो चुकी है, मतलब टाइम तो पहले भी निकल गया मेरा, 4 साल जाए होंगे ऐसे ही। हाँ बिल्कुल जाया हो गए हैं, तो लेकिन अभी आपका टाइम इन्वेस्ट होगा इंशाल्लाह। आप लीड अभी कोड के मैंने कल कितने से सर सेक्शन वो दे रहे हैं? लीड कोड स्टार्ट किया, 6-7 क्वेश्चन कल किए थे, हाँ उन्होंने कुछ हेल्प किया। मेरा ख्याल है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट है उसे 2 महीने बाद इंप्रूवमेंट नजर आना शुरू हो जाती है, और 6 महीने बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका होता है, ठीक अगर आप सर। सारा दिन करते हैं काम तो। जी सर, अभी फुल टाइम में इंशाल्लाह इसी आई कोड ग्रुप में ठीक है, लूंगा। जबरदस्त। जी नेक्स्ट स्टूडेंट का क्वेश्चन है। जो माइक पे बोल रहे थे आप पूछ लें, अदरवाइज मैं चैट से रीड कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये कंसिस्टेंसी कैसे बरकरार रखी जाती है? जैसे हम सोचते हैं हम कल से करेंगे, या वादा करते हैं अपने आप से इस तरह की, लेकिन सर चीज को लेते हैं और फिर जल्दी क्विट कर देते हैं छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम वगैरह आ जाए, तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करते हैं। अच्छा, इसमें मैं बताना कहूंगा कि देखिए, अ, अपने आप को ना ओवर एग्जॉस्ट ना करें। ठीक है, मेहनत करें लेकिन ओवर एग्जॉस्ट ना करें। जैसे ना, अगर देखें ना, एक रात को आप 4 घंटे सोएंगे तो आपने बहुत पढ़ लिया, तो अगली रात आप फिर 4 घंटे सो जाएं। लेकिन अब आप सारे 10 रातें 4 घंटे नहीं सो सकते, राइट? एक दिन आएगा कि आप 20 घंटे क्या काम करेंगे, 4 घंटे सोएंगे, फिर एक दिन आप 10 घंटे सो जाएंगे। अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट ना करें, लेकिन कीप मोटिवेटेड, राइट? आप जिंदगी में मोटिवेटेड रहें कि आपने काम करना है, फोकस से काम करना है। ठीक है, अपने अंदर वो मोटिवेशन लेके आए। और ये आप देखें, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप इस फोरम पे, इस फोरम के जो जो फायदे हैं ना, उसमें ये कि आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स एक्सेल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, किसी का एडमिशन हो रहा है, किसी की पोजीशन आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। ये चीजें आपको मोटिवेट करती हैं कि आप आगे बढ़ें। ठीक है, वो कहते हैं ना कि आप, आपकी कंपनी अच्छी हो तो, मतलब ये भी वेल नोन है कि अगर आपकी कंपनी अच्छी हो आप जिंदगी में आगे जाते हैं। आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कंपनी उन लोगों की होनी चाहिए जो कि फजूल बातें करके टाइम ना जाया कर रहे हो, जो कि काम कर रहे हो। तो आप इस फोरम पे आए, आप खुद ये चीज फील करेंगे कि आप मोटिवेटेड होंगे। ठीक है, आप दिन में जितने सेशंस ले सकते हैं लें। ठीक है, जितना आपके पास टाइम है उन सेशंस में आए, फिर आप
हमारे इन स्टूडेंट्स के साथ हैकाथॉन्स में जाएं, कोडिंग कंपटीशंस में जाएं। कभी आपको टीम नहीं मिलेगी, कभी मिलेगी, कभी आपकी पोजीशन नहीं आएगी, कभी आएगी। वो सारा एक एनवायरनमेंट बनता है तो जो आपको मोटिवेट रखेगा। तो बिल्कुल मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा। जी जुबैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा। जी सर। Sir, if we get fully funded PhD scholarship in USA, then are we allowed to work there or we have to complete our degree and then we can work there? ड्यूरिंग पीएचडी आपको तकरीबन $2000 स्टाइपेंड मिलता है और आप यूनिवर्सिटी में सब कुछ कर रहे होते हैं। अगर आप वर्क आपको रिकमेंडेड नहीं है करना, और उसके बाद फिर आप काम कर सकते हैं। Sir, your next question is, sir, how do I maintain a good CGPA? Sir, as I am currently in my third semester, how do I maintain a good CGPA while balancing this with iCode Guru stuff? आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ना नर्सिंग किया था, मेरा 4 जीपीए था। अगर उस वक्त मुझे आईकोड गुरु का पता होता ना तो मेरा जीपीए 3.9 हो जाता, ठीक है, लेकिन मैं आईकोड गुरु जरूर ज्वाइन करता। ठीक है, अब देखें इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि मेरा जीपीए नीचे नहीं आना चाहिए। मैंने 3.5 नहीं कहा, 3.7 भी नहीं कहा। मतलब जीपीए आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। जिंदगी में जीपीए आपके साथ हमेशा रहेगा। आज भी अगर मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो मेरा बैचलर्स का जीपीए मेरे रिज्यूमे में अभी भी लिखा हुआ है, ठीक है, लोग उसको देखते हैं। तो जीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम ये सोचे ना कि इसकी वजह से जीपीए डाउन हो जाएगा तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो सही है। जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आप हैकाथॉन में मत जाएं। अपनी कोई असाइनमेंट इस वजह से मिस ना करें कि आप एक क्लास ले रहे थे और आपकी एक असाइनमेंट मिस हो गई। लेकिन आपके पास टाइम है, वीकेंड्स हैं, टाइम है आपके पास, उस टाइम में इस पे फोकस करें। जीपीए अच्छा मेंटेन रखें, लेकिन जहां टाइम मिलता है जरूर इन एक्टिविटीज में आए। जी सर, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन कितने साथियों का है? हैंड रेज कर दें। हाउ मैनी हैव यू दिस कंसर्न? अच्छा, मैसा का क्वेश्चन है, अबू बकर का है। देखें, आई कोड गुरु के बगैर जो स्टूडेंट जी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें एफर्ट बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि बेसिकली आपकी कोर स्किल्स बहुत वीक है। तो जब आप आई कोड गुरु पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो उनकी कोर स्किल्स बेहतर हो जाती हैं, उनकी पर यूनिट टाइम एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है, तो वो कम टाइम में ज्यादा काम कर लेते हैं। मसलन अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नॉर्मल है और एक बंदे की टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट है, तो जिसकी टाइपिंग स्पीड तेज है वो असाइनमेंटें भी जल्दी करेगा, वो कोडिंग भी जल्दी करेगा, और उसकी एनर्जी कम लग रही होगी उन चीज़ों पे। तो आई कोड गुरु पे हम ये रिकमेंड करते हैं कि टाइपिंग स्पीड अपनी तेज करें। इसी तरह जिस बंदे ने लीड कोड किया हुआ है, बाकी जो लोग क्या कहते हैं घंटों में कोडिंग करते हैं वो मिनटों में कर लेगा, या बाकी जो लोग हफ्ते में कोडिंग करते हैं वो एक दिन में कर लेगा एफर्टलेसली। तो आई कोड से चूंकि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो रहे होते हैं, तो जो आप टाइम आई कोड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसकी वजह से आपकी बाकी चीजें तेज होनी चाहिए। तो ओवरऑल इम्पैक्ट अगर आप स्मार्टली खेलें तो जीपीए पे नहीं पड़ना चाहिए, जीपीए को हेल्प मिलनी चाहिए आई कोड गुरु की वजह से। तो अगर हम इसको स्मार्टली करें तो इसी तरह जिस तरह मसलन हमारे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, लोग 6 महीने में प्रोजेक्ट करते हैं, उन्होंने एक वीक में प्रोजेक्ट सबमिट करवा दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट वो किसी हैकाथॉन में गए थे, वहां पे 8 बंदों ने मिलकर प्रोजेक्ट बनाया, उन्होंने उसे ही थोड़ा सा एक्सटेंड किया और जमा करवा दिया, तो उनके 6 महीने बच गए। तो आई कोड गुरु से आपको इस तरह के फायदे मिलते हैं। प्लस आप जो मर्जी कर लें, आप जो डिग्री जब करते हैं तो आप गूगल के इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं होते, उसके लिए आपको 6 महीने या 1 साल बैठ के तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप आई कोड गुरु पे आ रहे हैं तो तैयारी आपकी ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो बेसिकली आई कोड गुरु पे आने के बाद आप एक ज्यादा
स्ट्रॉन्ग, ज्यादा एफिशिएंट प्रोफेशनल बन चुके होते हैं, तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि आपका जीपीए कम नहीं होना चाहिए। सर ये क्वेश्चन है कि सर कैन यू प्लीज टेल मी सम of the best universities which support and give scholarships to for Pakistani students for electrical engineers? यहाँ पे दिस इज द रेसिपी फॉर फेलियर। ये जो थिंकिंग है ना, बेस्ट यूनिवर्सिटी, आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए मेरे भाई, आपको वो यूनिवर्सिटी चाहिए जो आपको महीने का $2000 देने के लिए तैयार है। ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और आपने गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट की तैयारी पाकिस्तान से करके आनी है। जब आपकी वो तैयारी है इंटरव्यू की, तो यूनिवर्सिटी डजंट मैटर। और अमेरिका में 4000 यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे लिए सारी बड़ी रिस्पेक्टेबल है, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि पाकिस्तान से जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है उसे MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड घास नहीं डालेगी। तो अगर आप वहां का सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर प्लानिंग फॉर अ फेलियर। तो इसलिए दिस थिंकिंग शुड बी चेंज्ड, ये रीजनेबल थिंकिंग नहीं। जी अदील कुरैशी का क्वेश्चन है कि जी ये $2000 ऑन टॉप ऑफ फ्री हाउसिंग, फूड एंड ट्यूशन होता है। इसमें ट्यूशन इंक्लूडेड होती है, हाउसिंग सब्सिडाइज्ड होती है, और फूड अमेरिका में वैसे ही बहुत सस्ती है। आपकी महीने की $100-150 की पूरे महीने की ग्रोसरी आ जाती है। तो बेसिकली इसमें एक फैमिली गुजारा कर लेती है। आई हैव सीन पीपल जो कि 2 बच्चों के साथ गुजारा कर रहे हैं इंडिया में। जी ये क्वेश्चन है कि गूगल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्या कहते हैं जॉब्स हैं। भाई गूगल में हर एक नॉन आर्ट्स डोमेन का बंदा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गूगल में मेरा ख्याल है हजारों में होंगे। और अभी अगले 10 साल AI की वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत काम होना है, और इसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए जो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिन्हें लीड कोड आता हो। जिस तरह अभी कल मेरी एक गूगल के एग्जीक्यूटिव से बात हो रही थी, उनकी टीम में 500 बंदे होने चाहिए जो कि बेसिकली लो लेवल की सी की प्रोग्रामिंग कर सकते हो इस वक्त। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स विल बी इन हॉट डिमांड डोमेन जिनको कोडिंग आती होगी। जी नेक्स्ट। सर ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि डू many PhD programs in the United States permit students to exit their program after completing the master's requirement with the जी option to receive a master? जी तकरीबन हर प्रोग्राम करता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। राइट, जब आपने काम ही नहीं करना तो वो आपको फोर्स थोड़ी कर सकते। मोहम्मद अरसलान का क्वेश्चन है, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट रीसेंट ले ऑफ्स इन बिग टेक कंपनीज। ये अरसलान आप वो बात कर रहे हैं जो अमेजोन ने 10,000 बंदा निकाला था? जरा माइक ऑन करके बताएं, उनकी बात हो रही है? हाँ जी जी सर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, अमेजोन या अच्छा, गूगल, आपको अब बिल्कुल आपको पता है कि उसी साल अमेजोन ने 4,80,000 बंदा रखा भी था। हाँ जी, इस बात पे ही बताए। तो फिर क्यों पूछ रहे हैं इस बात? मैं थोड़ा कंफ्यूजन था सर आपके व्यूज का थोड़ा। मेरे आप अमेरिका आए उसके बाद इन व्यूज पे बात करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन कल्चर इज डिफरेंट। तो हम ये चीज जब हम न्यूज पाकिस्तान में देखते हैं तो हम कुछ और परसेप्शन लेते हैं, यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो ये चीज जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। शॉर्ट आंसर ये है कि ले ऑफ का ये मतलब नहीं है कि बंदे का कैरियर खत्म हो गया। थिंग्स कीप ऑन गोइंग। श्योर सर, थैंक यू सर। और यहाँ पर ना यूएस में जनरली एक जो प्रोफेशनल होते हैं ना, वो अपनी कैरियर में 1 या 2 दफा ले ऑफ्स होते हैं। मतलब यहाँ का सिस्टम ऐसा है ना, आप जितने भी मर्जी अच्छे हैं, अगर पूरा डिवीजन ही बंद कर दिया तो आप क्या करेंगे? देन यू हैव टू गो, राइट? तो यहाँ का ये कल्चर ऐसा है, मतलब दिस इज हाउ थिंग्स वर्क है, राइट? अभी कंपनीज पूरे बिल्कुल पूरे डिविजन्स बंद कर देती हैं बिकॉज दे डोंट सी प्रॉफिट। जब वो प्रॉफिट नहीं, अभी एप्पल ने, अब वो कब से वो इलेक्ट्रिक कार पे काम कर रहे थे, दे जस्ट प्लग्ड इट ऑफ, दे जस्ट स्टॉप द प्रोजेक्ट। अब वो लोग कहाँ जाएंगे?
मतलब दे हैव टू ले ऑफ देम ऑफ, राइट? तो लेकिन क्या वो ले ऑफ करके घर बैठे रहेंगे? नहीं, और इतनी सारी कंपनीज काम करेंगी, दे विल फाइंड अदर जॉब्स, दे विल फाइंड अदर अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल, इन चीजों से परेशान नहीं हुआ कर। सर ये जी क्वेश्चन है कि उमर, सर, जी सर। जी उमर का क्वेश्चन समझ नहीं आया। उमर जरा माइक में बताएं कि आप क्या आप समझ रहे हैं कि बिग टेक कंपनीज की जो प्रिपरेशन है वो जॉब से होती है? क्या क्वेश्चन क्या है आपका, मुझे समझ नहीं आया। माइक ऑन करके बता दें, चैट में बता दें। हाँ तो ये शायद ये समझ रहे हैं कि जॉब करेंगे तो हमें गूगल की तैयारी हो जाती है, तो गूगल की तैयारी के लिए लीड कोड करना होता है, जॉब नहीं करनी होती। गूगल के लिए कोई वर्थ नहीं है कि आपने इंटर्नशिप किया कि नहीं किया, आपने जॉब किया कि नहीं की। गूगल और बड़ी कंपनी ये कहते हैं कि आपने लीड कोड आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दैट्स इट। तो जो और ये चीज हम अपने सेशन में करवाते हैं। जी सर, जी आपने हैंड रेज किया हुआ। जी सर, मेरा एक सवाल और भी था इससे रिलेटेड। ये जो आप कह रहे हैं कि यूएस में ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे इनकम और कंपनसेशन भी ज़बरदस्त है। तो एक राउट जो कभी ये स्टूडेंट्स लेते हैं कि दे ट्राई टू गेट अ रिमोट जॉब जहाँ पे उनको सैलरी डॉलर में मिल रही है और हायरिंग अगर पॉसिबल हो तो कोई यूएस की कंपनी या यूएस का कोई अच्छा स्टार्टअप उनको उठा रहा हो। तो ये राउट क्या एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को, या इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ये नहीं है? राउट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ये राउट बेसिकली जो अच्छी कंपनी है उसके लिए सैलरी जो है वो मसला नहीं होती। जो बहुत मॉम एंड डॉट शॉप होती हैं, बहुत छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वो हाँ पाकिस्तान में कोई एक डेवलपर हायर कर लेती हैं और उसके साथ सर मारती रहती हैं और उसे महीने का $200-300 दे देती हैं। तो बेसिकली यानी कि बहुत ही जो लो टेक किस्म की चीजें हैं वो आउटसोर्स हो सकती हैं पाकिस्तान को। सीरियस काम नहीं हो सकता। सीरियस काम के लिए यहाँ पे लोग बैठ के इकट्ठे बैठ के काम कर रहे थे बहुत क्लोजली। मसलन आप किसी फ्रीलांसर को ना कभी डिफेंस में घर बनाता नहीं देखेंगे। एक्सेप्शन हो सकती है, इट कैन नॉट बी अ रेगुलर थिंग, रूटीन थिंग। तो फ्रीलांसर बेसिकली सबसे लो पेड जॉब है जिसमें जोर पूरा लग रहा होता है और पैसे बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, यानी जो ये एक कंप्लेन या कंसर्न सुनने को मिलता है कि यार यूएस की जॉब्स आउटसोर्स होना शुरू हो गई हैं, स्पेशली कोविड के बाद से, जब से लोगों को पता चला है कि जी वो उधर तो काम रिमोटली भी किया जा सकता है। तो ये पाकिस्तान को आउटसोर्स नहीं हो रही हैं जो टेक की जॉब्स हैं, अच्छी जॉब्स हैं। अभी टेक में अभी अमेजोन ने ये कहा है कि जो लोग वापस वापस आ रहे हैं वो आ जाएं, बाकी लोगों को हम फायर कर रहे हैं, और उन्होंने कर दिया। और बाकी सही है। कंपनीज भी एम्प्लॉयज को वापस बुला रही हैं ऑफिस में। उसकी रीजन है जो 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 काम बड़ा क्लियर है ना, वो एक सीनियर डेवलपर घर बैठ के कर सकता है। लेकिन भाई जो इनोवेशन है वो तो उसके लिए ब्रेन इकट्ठे बैठते हैं और उसके लिए महीनों महीनों डिस्कशन चल रही है। कंपनीज क्यों लंच देती हैं? ताकि लंच में भी लोग बैठ के कंपनी का टेक्निकल चीजें डिस्कस करें। कॉफी क्यों देती हैं? इसीलिए कि कॉफी की टेबल पे भी यही बातें हो रही हैं। तो जो ऐसा काम जो कि एक टीम को चाहिए, जो 10 बंदों ने मिलकर करना है, या ऐसा काम जो भी डिसाइड करना है कि नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनाना है, वो काम रिमोटली नहीं हो सकते। राइट। राइट। तो अभी सिलिकॉन वैली में हाउसेज की प्राइसेस जो है वो क्या कहते हैं कि हिस्टोरिकली हाईएस्ट है। इतना हाउसिंग पे प्रेशर है। तो ये आउटसोर्सिंग वगैरह आप ये कह लें कि थोड़ा बहुत लो लेवल का काम आउटसोर्स होता है, वरना बड़ा नहीं हो सकता। ठीक हो गया सर, थैंक यू। सही है। तो अगर ये पॉसिबल हो तो भाई ये दुनिया जो बड़ी कंपनीज हैं ये महंगी जगहों पे हाई पेड एम्प्लॉय क्यों रखते हैं? ये अमेरिका में आप सिलिकॉन वैली से बाहर चले जाएं तो हाउसिंग जो है वो कम से कम 10 टाइम सस्ती है। तो वहां जाके एक बड़ा सा ऑफिस बना दें, साथ एम्प्लॉयज को भी कर रहे थे, वहां पे क्यों नहीं चले जाते? वो इसीलिए कि बड़ी चीज बनाने के लिए आपको टीम में काम करना
और टीम होती है राइट 50,000 बंदों की, 1 लाख बंदों की। पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं वो मोस्टली कंपनीज 10-15 लोगों की है, उससे बड़े स्केल ही नहीं हो सकती, क्योंकि समझ नहीं आती करनी कैसे है। तो दिस इज जस्ट व्यूज, यानी कि जब आप न्यूज देखते हैं तो हर बंदा अपने लिहाज से उसे परसीव करता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये चैट में क्वेश्चन है कि सर फ्रॉम मंडे माय सिक्स सेमेस्टर इज स्टार्टिंग, आई विल बी ग्रेजुएटिंग इन अगस्त 2025, शुड आई फोकस ऑन लीड कोड एंड इंटरनेशनल हैकाथॉन्स फर्स्ट और आल्सो जीआरई इफ आई डोंट वांट अ गैप ईयर? राइट आफ्टर 6 सेमेस्टर आपने आइल्स करना है अच्छे नंबरों के साथ और अप्लाई करना शुरू कर दें। तो 6 सेमेस्टर के दौरान बेशक आप कुछ लीड कोड कर लें, हाँ हैकाथॉन में जाते रहें। अभी से लेकर सोच लें कि जब तक मैं अमेरिका नहीं गया मैंने हर महीने एक हैकाथॉन में जाना, और लिंक्डइन की पोस्ट करते रहें। तो ये चीज़ मैंने डिटेल से अपने कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स में एक्सप्लेन की हुई है, तो आपको वहाँ से ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। लेकिन आपने ज़िंदगी के 3 साल ज़ाया कर जो यूनिवर्सिटी में आपने गुजारे हैं, इनमें आई विश कि आप गूगल की तैयारी कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो कौन कौन आज कन्विंस हुआ है कि ही शुड एटलीस्ट ट्राई फॉर यूएसए स्कॉलरशिप? जबरदस्त। तो हाँ, इनमें से ख्याल रखिएगा। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि मैंने एक दफ़ा एक पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी की में वेबिनार दिया। मैंने पूछा कि कौन कौन अमेरिका जाने के लिए तैयार है, सब ने हाथ खड़े कर दिए। तो दैट वीडियो पे थे हम, मुझे उनकी वीडियो नजर आ रही थी, वो मुझे देख पा रहे थे। तो सब ने हाथ खड़े कर दिए, बड़े सीरियस लोग। 2 घंटे का वेबिनार हुआ। तो बताएं कि उनमें से सीरियस कितने थे, तो गैस करेगा? तो उन 50 में से 3-4 ने मुझे बाद में कांटेक्ट किया, कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए मैंने उनके आंसर दिए, और उनमें से सिर्फ एक बंदा सीरियस था जो कि अभी इस साल अमेरिका जा रहा है। बाकी 49 सीरियस नहीं थे, उन्हें खुशफहमी थी कि वो बड़े सीरियस। तो इसलिए जिन लोगों ने हैंड खड़े किए हैं, तो मेक श्योर कि आप उन 99% में से ना हो जो वक्ती तौर पर जोशीले हो जाते हैं और 2 घंटे बाद दोबारा अपने वापस नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। मेक श्योर कि यू आर सीरियस एनफ। और वो कैसे पता चलेगा? महीने बाद देखिएगा कि आप दोबारा भी अपने यूएस के पाथ पे डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं या दोबारा उसी पुरानी लाइफ पे चल रहे हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको रिमाइंडर दिया ताकि आपको खुद पता चल जाए और आप बेसिकली रियलिटी तक ले सकें और अपने आप को क्या कहते हैं रीप्लान कर सकें जरूरत हो तो। चलें जी, किसी और है क्वेश्चन? तो चलें जी, ग्रेट वेबिनार। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो होपफुली आप लोगों को फायदा हुआ होगा। ओवर टू द होस्ट। Okay, sir. Thank you so much, sir Zafar and sir Dr. Rizwan, to addressing so many questions. और आज का वेबिनार हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। Yes. अल्लाह हाफिज़।